पेश खिदमत है कहानी नितिका का छठा हिस्सा। सब कुछ खत्म कर दिया था मैंने, कुछ ना रखा था अपने पास। अब उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत और हिकारत के अलावा और कुछ ना होगा। और ये बहुत उम्दा बात है, कौसर फिर उसी शक्ल में नजर आएगी। यकीनन सुकून, लामतनाही सुकून। और तबीयत बड़ी हल्की फुल्की महसूस होने लगी। अब मैं नवाब फेरोजुद्दीन के सामने शर्मिंदा ना होऊंगा। अब मेरे ज़मीर में कोई ऐसी फांस तो न रहेगी जो बार बार तड़पाती है। एक बार तड़प उठी है, खत्म हो जाएगी। न जाने आंखों की कोरों से आंसू क्यों निकल आए। मैंने उन्हें आज़ाद छोड़ दिया और इसी तरह लेटा रहा। आंसू बहते रहे, कोई मेरे पास नहीं आया। ऐसा लगता था जैसे सबको मेरी इस हरकत का इल्म हो गया हो, सब मेरा बाइकाट करने पर तुले हों। लेकिन एक बात है, कौसर भी कम जज्बाती लड़की नहीं है। उसने मेरे ऊपर जिस अंदाज से एतबार किया था वो बहुत वजनी था। ऐसा ना हो कि वो फिर एक बार मेरे ऊपर चढ़े हुए उस खौल को पहचान ले, इस खौल को उतारने के लिए कोशिश करे। चुनाचे इस खौल को और मजबूत हो जाना चाहिए, इतना मजबूत कि इसके अंदर कोई रखना ही ना रह जाए। और इसके लिए मुझे खुद ही कोशिश करनी चाहिए। मैंने चंद प्रोग्राम जहन में रख लिए, तब मेरे दिमाग में एक और बात आई और मैं उछल पड़ा। ऐसा ना हो कि कौसर शिद्दत जज्बात में नवाब साहब से इस बात का तज़किरा कर दे। ओह, अगर ऐसा हुआ तो हाँ, उसके लिए भी सोच लेना चाहिए कोई उम्दा सी तरकीब। कुछ भी हो जाए, मैं नवाब साहब को ये तो नहीं बता सकता कि कौसर जज्बात के हाथों भटक रही थी। मैंने उसे संभालने के लिए ये हरकत की थी, और क्या ज़रूरी है कि नवाब साहब इस बात पर यकीन भी कर लें? बड़ी बुरी बात हो जाएगी। नवाब फेरोजुद्दीन जैसे शख्स के दिल में मैं भी अपने बारे में एक भी बाल नहीं चाहता था, और अगर किस्मत में यही लिखा है तो फिर ये भी सही। अच्छा है नवाब साहब खुद ही मुझे इस पार्टी से निकाल दें, तन्हा छोड़ दें मुझे। बहरहाल मैं अपनी जगह से उठा। बदन को बड़ी थकन का एहसास हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे बहुत कुछ लुट गया हो। फजूल बातें, बकवास, हिमाकत, काम बन गया है। कौन सा मुझे कौसर से इश्क करना था जो उसकी नाराजगी से दुख हो? वो जैसी थी ज्यादा से ज्यादा वही बन जाएगी। रोशनी और निगाहों से बचता हुआ मैं अपने ट्रेलर में दाखिल हो गया। खदशा था कि कौसर ना मौजूद हो, लेकिन शुक्र है वो ना थी। मैं एक कोने में बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। उस वक्त नींद ही बहुत सी उलझनों का हल थी और मुझे नींद आ गई। फिर दूसरे दिन सुबह ही आंख खुली थी। इतनी गहरी, इतनी पुरसकून नींद आई थी कि हैरान रह गया। तबीयत बशाश थी। चारों तरफ निगाह दौड़ाई। नवाब साहब सो रहे थे लेकिन कौसर नहीं थी। शायद अलल सुबह जाग गई थी, लेकिन चली कहाँ गई? एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि उसे तलाश करूं, लेकिन फिर अपनी खोपड़ी पर चपत लगाई। उसे दूर होना है तो ऐसी हर हिमाकत से गुरेज करना होगा। बहरहाल तबीयत पर जुलानी थी। कौसर बेचारी का दिल तो टूटा होगा, लेकिन बहरहाल इंसान बन जाएगी। बाहर निकल आया। सबसे पहले स्याह फार्म टोबो से मुलाकात हुई। उसने मुझे देखकर सलाम किया था। हेलो टोबो, मैंने उससे मुसाफा करते हुए कहा। हेलो सर, ठीक हो? बिल्कुल ठीक, टोबो ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों ना आज शिकार खेला जाए? शिकार का ताज़ा गोश्त पकाएंगे, मैंने कहा। जो हुक्म जनाब। तुम्हारा निशाना कैसा है टोबो? ठीक है जनाब। बस फिर आज शिकार करेंगे, मैंने कहा और टोबो ने गर्दन हिला दी। तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर नाश्ता किया गया और कौसर नाश्ते पर ही नजर आई, और मैं उसकी इनफरादियत का कायल हो गया। कोई और लड़की होती तो बुझी बुझी होती, चेहरे पर कर्ब होता, आंखों में उदासी होती, लेकिन वो हशाश बशाश थी, बल्कि पहले से मुख्तलिफ नजर आ रही थी। मैंने सुकून का सांस लिया। ये अच्छी बात थी। कौसर ने इस हादसे का कोई बड़ा असर कबूल नहीं किया था। अलबत्ता एक दो बार उसने मुझे गहरी नज़रों से देखा था। गालिबन अंदाज़ा लगा रही थी कि कहीं मैंने इस बार भी तो उसे खुद से मुतनफ़र करने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस ड्रामे की नोयत बड़ी संगीन थी, इसलिए शायद वो इसे सिर्फ ड्रामा समझने पर तैयार नहीं थी। बहरहाल उसने एक और एहसान मेरे ऊपर किया था, वो ये कि उसने नवाब साहब से रात के वाक़े का कोई तज़किरा नहीं किया था। नवाब साहब के रवैये में कोई तब्दीली नहीं थी। मैंने भी किसी ख़ास एहसास का इजहार नहीं किया था और हालात मामूल के मुताबिक रहे, लेकिन मैं उन्हें मामूल के मुताबिक रहने देता तब ना। मैंने जो प्रोग्राम बनाया था उस पर उसी वक्त अमल करना ज़रूरी था। प्रोफेसर हेगले की नक चढ़ी लड़की बाबरा फोना एक वजनी बास्केट उठा के आ रही थी। बास्केट काफ़ी वजनी थी और उसके लिए खासी मुश्किल हो रही थी। मैं तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। ओह मिस फोना, ये काम हम लोगों के लिए रहने दें। मैंने जल्दी से उसके हाथ से बास्केट ले ली और उसने बड़ी नखवत से शुक्रिया अदा किया। मैंने बास्केट उसकी बताई हुई जगह पर रख दी। कौसर कुर्बो जवार में मौजूद नहीं थी। मैंने मौका मिलते ही नवाब साहब से कहा, क्या ख्याल है नवाब साहब, क्यों ना आज दोपहर के खाने में शिकार किए हुए जानवर हों? नवाब साहब आंखें निकालकर बोले, कमाल है, अब क्या मेरे पेट में भी घुसने की कोशिश कर रहे हो? जी, मैं समझा नहीं। कहने लगे, सिर्फ एक लम्हा पहले मैंने कर्नल डिक्सन की तलाश में निगाहें दौड़ाई थी, इस ख्याल के तहत कि उससे कहूं कि इस सफ़र में नहुसत क्यों तारी हो गई है। नहुसत तो नहीं, अच्छे खासे प्रोग्राम रहते हैं। ठीक है, लेकिन सड़ी बुसी खुराक तो किसी बुरे वक्त के लिए भी रखी जा सकती है, यानी शिकार, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, नवाब साहब ने कहा,
ٹھیک ہے, آپ کرنل سے مشورہ کر لیں اور تم 10-20 ہرن لے آؤ گے. اگر حکم دیں تو. ہرگز نہیں میاں, میں تمہیں نظر نہیں لگوانا چاہتا, اور پھر ہمارے پروگرام کے تحت بھی تم کھل کر منظر عام پر نہیں آؤ گے. ہاں, 2-1 ہرن مار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, نواب صاحب نے کہا. میں نے سیاہ فام ٹوبو سے بات کی تھی, آج میں اس کے ساتھ رہوں گا. ہاں ہاں, کیا حرج ہے, نواب صاحب فراخ دلی سے بولے, اور میں نے گہری سانس لی. کوثر پر ایک اور بڑا نقش چھوڑنے کی ایک اور کوشش کی, لیکن لطف اس وقت آیا جب فونا بھی اسی گاڑی میں آ گئی. یہ اتفاق ہی تھا, میں ٹوبو کے برابر بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کون کون ہمارے ساتھ ہوگا. فونا نے تو غور بھی نہیں کیا تھا, لیکن دور کوثر کی نگاہوں سے خارج ہوتی چنگاریوں کی چمک یہاں تک پہنچ رہی تھی. میں دل ہی دل میں مسکرایا. ٹوبو میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے خوش تھا. سیاہ چہروں لیکن پرنور دل والوں نے مجھے بہت انسیت دی تھی. میں اس سے کمال مہربانی سے پیش آیا اور باتیں کرتا رہا. شکار کی کیا رہی ماسٹر؟ میں نے جواب دیا, کریں گے, ضرور کریں گے. آپ کے بدن سے شکار کی بو آتی ہے ماسٹر, ٹوبو نے کہا. اچھا, شکاری کے بدن سے کوئی مخصوص بو آتی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا. ہاں, ہماری ناک بہت تیز ہوتی ہے. کیا میں نے غلط کہا؟ میں نے جواب دیا, ہاں, میں شکار کھیلتا رہا ہوں. اور ٹوبو ہنسنے لگا. پھر تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد اس نے کہا, میرا خیال ہے کہ شکار شروع کر دینا چاہیے ماسٹر. ٹوبو نے کہا, اور میں نے اس سے اتفاق کیا. ٹوبو کو در حقیقت شکار کا تجربہ تھا. پھر بھی میں نے اس سے پوچھ لیا, کیوں ٹوبو, یہ وقت خوراک کی تلاش کا ہے؟ ہر جانور شکار کی تلاش میں نکلتا ہے اور ہر شکاری اپنا شکار پا لیتا ہے. جوں جوں سورج تیز ہوتا جائے گا, شکم سیر جانور آرام کرنے کے لیے مناسب جگہیں تلاش کر لیں گے. ٹھیک خیال ہے. ہمارے حکم میں پروفیسر ہیگلے ہماری باتیں سن رہا تھا. جب ہم خاموش ہوئے تو اس نے کہا, اگر یہ بات ہے تو پھر دوسرے لوگوں کو اطلاع دو, شکار شروع کر دیا جائے. کس طرح پروفیسر؟ میں نے پوچھا. اوہ دیکھو, شاید یہاں اور بھی تجربے کار شکاری موجود ہیں. گاڑیاں رک رہی ہیں. جگہ بھی مناسب ہے, ٹوبو نے کہا. ساری گاڑیاں ایک جگہ رک گئیں. انہوں نے ایک کیمپ سا بنا لیا تھا. ٹوبو نے بھی اپنی گاڑی ان کے برابر روک دی. تمام لوگ نیچے اتر رہے تھے. ڈیڈی, میں بھی شاٹ گن سے پرندوں کا شکار کھیلوں گی, بابرا نے باپ سے کہا. اوہ بیبی, تمہارے پاس شاٹ گن موجود ہے؟ ہاں. تب ٹھیک ہے, پہلے ان لوگوں کو پروگرام بنا لینے دو. اوکے ڈیڈی, بابرا فونا نے کہا, اور پھر وہ اپنے شاٹ گن درست کرنے لگی. میرے ہاتھوں میں بھی کھجلی ہو رہی تھی, لیکن بہرحال صبر کرنا تھا اور دوسروں کو شکار کھیلتے دیکھنا تھا. تمام بڑوں نے میٹنگ کی. بھلا سیاہ فاموں کے شکار کھیلنے کی کیا تک تھی؟ ہاں, وہ شکار کو ذبح کر سکتے تھے, اسے پکا سکتے تھے. یہاں ایک سے ایک بڑا شکاری تھا. خود نواب صاحب بھی اس وقت مجھے بھول گئے تھے. کوثر ان کے ساتھ ہی تھی. کمال کی لڑکی تھی. اس نے اب بھی اپنے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا. وہ بدستور حشاش بشاش تھی. شکاری شکار کھیلنے چل پڑے. ہمیں یہی رہنا تھا. مشکل ہے ماسٹر, اچانک ٹوبو بولا. کیا مطلب؟ اتفاق ہی ہے جو یہ لوگ شکار لے آئے. کیوں؟ افریقہ کے ان علاقوں میں شکار کھیلنے کا طریقہ دوسرا ہی ہے. میں نے دلچسپی سے پوچھا, وہ کیا؟ کہنے لگا, جھاڑیوں کا علاقہ ہے نا. اول تو شکار نظر ہی مشکل سے آئے گا. جانور بھی چلاک ہوتے ہیں, اپنے رنگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. شکار اگر صرف جھاڑیوں میں تلاش کیا جائے تو بہتر ہے, یا پھر پانی کے کنارے جہاں وہ کھلا نظر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹوبو, تمہاری طرح میں بھی ملازم ہوں. ان لوگوں کو شکار کھیلنے دو, میں نے کہا, اور ٹوبو گردن ہلا کر خاموش ہو گیا. میں تھوڑی دیر تک اس کے ساتھ رہا. پھر ٹہلتا وہ اس طرف چل پڑا جہاں نونا اپنے باپ کے ساتھ جا رہی تھی. بابرا اپنے باپ کے ساتھ جا رہی تھی. میرا رخ بھی اپنی طرف دیکھ کر ہیگلے رک گیا. آؤ نوجوان آدمی, کیا تمہیں بھی شکار سے دلچسپی ہے؟ پروفیسر ہیگلے نے مسکراتے ہوئے کہا. تھوڑی سی جناب. بابرا فونا نے کہا, لیکن آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں گئے؟ اوہ معاف کیجیے, شاید میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے, مجھے افسوس ہے. میں پلٹ پڑا. ارے یہ بات نہیں ہے, میں نے اس لیے نہیں کہی تھی یہ بات. سنیے پلیز, فونا جلدی سے بولی اور میں رک گیا. یقین کریں, میں نے یہ سوال اس لیے نہیں کیا تھا. کوئی بات نہیں ہے خاتون, شاید یہ بات آپ کو معلوم نہ ہو کہ میں نواب فیروز الدین کا ملازم ہوں, اور آپ جانتی ہیں کہ ملازم آقاؤں کی تفریحات میں دخل اندازی نہیں کرتے. آپ ہمارے ساتھ آئیے پلیز. بابرا فونا ایک دم نرم ہو گئی. ہاں, آ جاؤ لڑکے. دراصل فونا کو پرندوں کے شکار سے بہت دلچسپی ہے, اور پھر کچھ شغل بھی رہے گا. فونا مسکراتے ہوئے بولی. آپ کیا شکار کریں گے مس فونا؟ میں نے کہا, بس جو کچھ مل جائے. مجھے اس طرف کچھ تازے نظر آئی تھیں. فونا نے ایک طرف اشارہ کیا. آئیے دیکھیں, ممکن ہے پانی ہو اس طرف. اور ہم چل پڑے. در حقیقت پہاڑی ٹیلوں کے دوسری طرف ایک خوش نما سی چھوٹی سی جھیل تھی, اور مختلف آبی پرندے یہاں نظر آ رہے تھے. ٹوبو کا خیال بھی درست تھا. جھیل پر ہم نے کئی چتیل دیکھے تھے جنہیں نہایت آسانی سے شکار کیا جا سکتا تھا. ہمیں دیکھ کر وہ چھپ گئے. یہ جگہ تو بہت خوب ہے, فونا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا. میرا خیال ہے تم یہاں شکار کھیل سکو گی بیبی. کوشش کرتی ہوں ڈیڈی, فونا نے کہا, اور گن لے کر تیار ہو گئی. اور پھر اس نے نشانہ اور
लिया और फायर कर दिया, लेकिन उसका कोई निशाना नहीं था। परिंदे उड़ गए और फोना खिसियाए हुए अंदाज में मुझे और हेगले को देखने लगी। कोई बात नहीं है, दोबारा सही। हेगले ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। दरअसल मेरा निशाना कोई खास नहीं है, फोना ने कहा। ठीक है मिस फोना, दोबारा कोशिश करें। और एक बार फिर फोना ने कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो नाकाम रही। नहीं बनेगा डैडी, वो शर्मिंदा सी होती हुई बोली। ओहो, क्यों नहीं बनेगा, कोशिश करती रहो, ना बने तफरीह ही सही, प्रोफेसर ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। नहीं नहीं, ख्वामख्वाह शर्मिंदा होने से क्या फ़ायदा, फोना ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है, बराए करम एक और कोशिश, आइए। मैंने ज़रूरत से ज़्यादा बेतकल्फ़ी का मुजाहरा किया और फोना की पुश्त पर पहुंच गया, और फिर दोनों शाने पकड़कर मैंने उसकी पुश्त अपने सीने से लगाई और गन ठीक तौर से उसके हाथों में थमा दी। और फिर परिंदों की एक टोली को ताकते हुए मैंने कहा, नाल के नीचे मेरा हाथ रहेगा, आप शस्त्र लें और जब मैं कहूँ ट्रिगर दबा दें। ओह अच्छा, फोना की आवाज़ में किसी कदर लग़्ज़िश थी। छरे वाली कारतूस है ना? जी हाँ। ठीक है, तो एंगल दुरुस्त कर लें। ठीक, इधर नीचे, ओके, फायर, मैंने कहा और फोना ने ट्रिगर दबा दिया। 5 ताज़ें फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और फोना के हलक से खुशी की सुरीली चीख निकल गई। ओह मेरे खुदा, 5! हम तेजी से दौड़े और हमने ताज़ें ज़िबा कर डाली। फोना बेहद खुश थी। आप तो बड़े माहिर निशानाबाज हैं मिस्टर सरफराज, उसने दिलचस्पी से मुझे देखते हुए कहा। लेकिन ताज़ें तो आपने शिकार की हैं मिस फोना। और नहीं, सिर्फ गन मेरे हाथ में थी। दर हकीकत तो ये बहुत आगे की बात है कि दूसरे के हाथों से इतना उम्दा निशाना लगाया जाए, प्रोफेसर ने कहा। और इसका यही मतलब है कि मिस्टर सरफराज एक ज़बरदस्त शिकारी है। प्रोफेसर, मेरी दरख्वास्त है कि ये बात दूसरों तक न पहुंचे, मैंने कहा। क्या मतलब, मेरी नौकरी जाती रहेगी? अरे ऐसी क्या बात है, बस मेरी दरख्वास्त है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन बात अजीब थी मिस्टर सरफराज, एक बार फिर, फोना ने कहा। ज़रूर मिस फोना, आइए, मैंने कहा और इस बार पूरी दिलजमी से फोना मेरे सीने से लग गई। फिर भला निशाना खाली क्यों जाता? फोना का खुशी के मारे बुरा हाल था। खुदा की कसम डैडी, अब मुझे ये सब कितना आसान मालूम होने लगा है। प्रोफेसर एगले, मैंने आहिस्ता से कहा, ये लोग जो शिकार को गए हैं, मेरी पेशन गोई है, कुछ शिकार करके नहीं ला सकेंगे। क्यों? जैसा ये इलाका है, वहाँ शिकार करने के लिए एक मखसूस तकनीक होती है, शायद ही किसी को मालूम हो। मुमकिन है भाई, लेकिन ये तो जाने वालों के लिए बड़े शर्म की बात होगी। मैंने कहा, मेरी एक तजवीज़ है। क्या क्या? फोना और हेगले ने एक साथ कहा। क्यों ना हम परिंदों की इतनी मिकदार जमा कर लें जो सबके लिए काफ़ी हो। ओह, क्या ये मुमकिन है? क्यों नहीं, क्यों मिस फोना? हाँ, जब 2 फायरों में हम 1 दर्जन परिंदे शिकार कर सकते हैं तो ये बात नामुमकिन तो नहीं है। लेकिन अगर उन्हें शिकार मिल ही गया तो फिर तब ये भी गोश्त काम आ सकता है। वेरी गुड, तब हम अपना काम करते रहें और वो लोग अपना। हम ये गोश्त उस वक्त जाहिर करेंगे जब वो अपनी नाकामी का ऐलान करेंगे। तब तैयार हो जाइए मिस्टर हेगले, मैं तैयार हूँ। और फिर इसके बाद दिलचस्प मशगला शुरू हो गया। शार्ट गन फोना ही के पास थी और अब वो उसे मेरे हाथ में देना भी नहीं चाहती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरे सीने से लगते वक्त उसकी कैफियत बदल जाती थी। प्रोफेसर कसाई की पोस्ट संभाल चुके थे और नहायत नफासत से परिंदे साफ करके रखते जा रहे थे। हम एंगल बदल बदल कर शिकार खेलते रहे और क्या मजाल के कोई वार खाली गया हो। परिंदों का ढेर जमा होता जा रहा था। फी आदमी 4 परिंदों का हिसाब लगा लिया गया था। ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करना बेकार था। अब यह सूरत हाल थी कि मैं और फोना प्रोफेसर से काफ़ी दूर एक आड़ में परिंदों की घात में बैठे थे। परिंदे अब होशियार हो चुके थे, इसलिए ज़रा देर लग रही थी। यहाँ से प्रोफेसर भी नज़र नहीं आ रहा था। तब फोना ने मखसूस निगाहों से मेरी तरफ देखा और बोली, आपका नवाब फ़ैरोज़ुद्दीन से कोई रिश्ता नहीं है मिस्टर सरफराज? नहीं मिस फोना, सिवाय आका और मुलाजिम के रिश्ते के। लेकिन शक्ल सूरत से आप मुलाजिम नहीं मालूम होते। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुलाजमों की भी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। वो कहने लगी, कौसर तो आपसे बहुत बेतकल्लुफ़ है। आकाज़ादी है, मैं उसके अहकामात की तामील करता हूँ, लेकिन उसका रख रखाव आपके साथ मुलाजमों का सा नहीं है। मैंने कहा, यह उसकी शराफत है। ओह, मैं कुछ और मालूम करना चाहती हूँ, फोना ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मिस फोना, क्या वो आपसे मोहब्बत नहीं करती? मैं खामोश हो गया। फिर मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, हम लोग बड़े वफादार होते हैं मिस फोना, हम इस बात का तस्वुर भी नहीं करते। मिस कौसर मेरे लिए बेहद मुकद्दस हैं। मैं तो कभी ख्वाब में भी उनके बारे में ये नहीं सोच सकता। क्या तुम ठीक कह रहे हो सरफराज? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कमाल है, फोना आहिस्ता से बोली। क्यों भाई, हम लोगों का ख्याल था कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। हम लोगों से आपकी क्या मुराद है? बस मैं, डेनिला, जोयना, मेरिसा वगैरह। मैंने कहा, आप तस्दीक कर लें, वो ख्याल गलत था। फोना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो खुशी की बात है। क्यों, खुशी की क्या बात है? फोना ने बेतकल्लफ़ी से कहा, अब हम में से कोई भी आपसे मोहब्बत कर सकता है। और मैं खामोश हो गया। क्यों मिस्टर सरफराज? फोना मुस्कुराते बोली, मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ? आप लोग, मेरा मतलब मशरिक़ के बाशिंदों से है, आप औरत के मामले में इस कदर मोहतात क्यों होते हैं? मैंने कहा, यही हमारी सकाफ़त है मिस फोना।
लेकिन औरत बहरहाल ज़रूरत है, यकीनन। तब फिर ज़रूरत से किनारा कशी क्या मायने रखती है? मैंने कहा, किनारा कशी मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। तो फिर आप इसे क्या कहेंगे? मैंने जवाब दिया, ज़ाब्ता इखलाक। सिर्फ अल्फाजी उलटफेर है। हरगिज़ नहीं मिस सोना, आप साबित करें। ज़रूर, फरमाइए क्या साबित करूं? मैंने उसका चैलेंज कबूल कर लिया। क्या आप लोग औरत की ज़रूरत से मुबर्रा हैं? मैंने कहा, जी नहीं। फिर आप उसके हसूल में उलट फेर से काम क्यों लेते हैं? उलट फेर से आपकी क्या मुराद है? अरे भाई, सीधी सी बात है, आपको कपड़े की ज़रूरत है, आप कपड़ा पहनते हैं। आपको रोटी की ज़रूरत है, आप रोटी खाते हैं। आपको औरत की ज़रूरत है, आप बराह रास्त उस तक क्यों नहीं पहुँचते? मैंने कहा, मिस सोना, रोटी आपकी ज़ात के लिए है, यही कैफियत लिबास की है। ये दोनों बेजान चीज़ें आपको ज़िंदा रखती हैं। हमारे मज़हब, हमारे माशरे में औरत इतनी बेहैसियत नहीं है। मुझे माफ़ करें, आपके यहाँ औरत का हसूल बेहद सहल है, जबकि कहा जाता है कि आपके माशरे में औरत आज़ाद है। मेरी नाकिस राय है कि ये भी आपके खिलाफ मर्दों की एक चाल है। उसने आपको इस कदर आज़ादी देकर अपने लिए सहल हसूल बना लिया है, जबकि हमारे माशरे में किसी औरत को हासिल करने के लिए औरत के जज्बात का भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। उसे वो हैसियत दी जाती है जिसकी उसे ज़रूरत है, और जो शय मुश्किल से हासिल हो उसकी मंजिलत कायम रहती है। और फिर ये तो दो नफ्स की बात है, जबकि ग़ज़ा हम दांतों से चबा लेते हैं। कहने लगी, भाई हर बात के लिए कोई ना कोई दलील ज़रूर होती है। आपके दलाइल भी ठीक है, लेकिन मैं उनके जवाब में ये कहती हूँ कि सिर्फ औरत ही तो मर्द की तलब नहीं है। जी मैं नहीं समझा, मर्द भी औरत की तलब है? जी। तब फिर औरत मर्द की जानिब से तहरीक का इंतज़ार क्यों करे? वो भी अपनी मर्जी का इजहार कर सकती है। जी। मैंने एक तवील सांस ली। जैसे मौका पाते ही मैंने शब खून मार दिया है। फोना मुस्कुराई। शब खून? हाँ, मुहावरा इस्तेमाल किया है। फोना ने प्यासी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, ख्याल था कि आप कौसर से मुंसलिक हैं। सच बता दूं, बुरा ना माने, आपकी इतनी तलब भी नहीं थी, लेकिन आप इतने उम्दा निशानाबाज हैं। सुना है आप शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और आज आपको बेहद करीब से देखने का मौका मिला है। आप यकीनन बेहद पुरकशिश शख्सियत के मालिक हैं। मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। मैं खामोश हो गया। दिलो दिमाग में अजीब सी कैफियत उभर आई थी। बाबरा फोना क्या चीज़ थी? बड़ी बड़ी लड़कियां मुझे मुतासिर नहीं कर पाई थी। एक अजीब सा फ़ख्र था इस सिलसिला में, लेकिन इसके लिए तो मैंने ये कोशिश की थी। कौसर को संभालने के लिए सब ज़रूरी था, वरना वो भटक जाती। और मैं कौसर की बेहद इज्जत करता था। उसके सामने ये सारी लड़कियां बेहकीकत थीं, शहद की मक्खियों की मानंद, हर फूल पर बैठ जाने वाली। ताहम अजीम तर मुफाद के लिए उसकी पजीराई ज़रूरी थी। ताहम थोड़ी सी अदाकारी भी करना ज़रूरी था। चुनाचे मैंने कहा, क्या आप ये सब कुछ सोच समझ कर कह रही हैं मिस फोना? हाँ, क्यों? आपने इस पसंद का नतीजा सोच लिया है? नतीजे का क्या मतलब? क्या दूसरे आपकी पसंद का मजाक नहीं उड़ाएंगे? क्यों? मैं तो एक बेहकीकत इंसान हूँ। इंसान अगर इंसान है तो बेहकीकत नहीं है। मुमकिन है कि आपके माशरे में इंसानों की वक़्त ना हो। हम तो इंसान को उसकी सिफात से पहचानते हैं। फोना को भी चोट करने का मौका मिल गया था। बहरहाल मेरी खुश नसीबी है कि आप जैसी लड़की मुझे पसंद करती है। खुद अपने आप पर कभी गौर किया है सरफराज? नहीं। तो मुझसे सुनो, कौन है पूरे इस गिरोह में जो तुम्हारी टक्कर पर हो? मैं दावे से कह सकती हूँ कि गिरोह में शामिल हर लड़की तुम्हारे लिए दिल में कसक रखती है। मेरे लिए इंकशाफ है। मैंने कहा, गलत हो तो गोली मार देना। फोना ने मेरे करीब आते हुए कहा, मैं तो अब शर्मिंदा होने लगा हूँ। एक बात बता दो सरफराज। फोना ने दोनों हाथ मेरे शानों पर रखते हुए कहा, मुझे कबूल कर लोगे? मिस फोना, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। फोना ने अपनी बाहें मेरी गर्दन में डाल दी और उसके होंठ मेरे होंठों के करीब होने लगे। तभी डॉक्टर हेगले की आवाज़ सुनाई दी, अरे भाई, कहाँ चले गए तुम लोग? और हम दोनों जल्दी से अलहदा हो गए। मैंने सुकून की सांस ली थी। इन हदूद से बचना चाहता था, गो मुमकिन नहीं था, लेकिन जब तक मुमकिन हो सके। बहुत देर हो गई भाई, कोई बात नहीं बनी। प्लीज़ डैडी खामोश हो जाइए, फोना ने कहा, और परिंदों के एक डार की तरफ शिस्त बांधने लगी। और फिर उसने मेरे सहारे से फायर किया। नाकामी का क्या सवाल था? भाई तुमने तो थोड़ी ही देर में एक्सपर्ट कर दिया। डैडी, अब तो मिस्टर सरफराज से हमारा काफ़ी साथ रहेगा। मैं इनसे निशानाबाजी सीखूंगी। क्या ज़रूरी है कि सरफराज तैयार हो ही जाए? इन्हें मैं तैयार कर लूँगी, फोना ने शरारत से मेरी तरफ देखते हुए कहा। और मैंने दिल ही दिल में एक ठंडी सांस भरी। हाँ, अब तो दो टके की लड़कियां मुझे इश्क पर आमादा कर सकती हैं। खैर ये भी सही। हमने झील के किनारे कई घंटे गुजारे। फिर तय ये हुआ कि गोश्त यहीं छुपा लिया जाए और वापस चलकर उन लोगों का इंतज़ार किया जाए। पत्तों का एक बड़ा बर्तन बनाकर साफ किए हुए परिंदे उसमें रखकर बांध दिए गए और फिर हम वापस पहुंच गए। टोबो का ख्याल दुरुस्त था। शिकारियों की टोलियां मुंह लटकाए वापस पहुंच रही थी। अलबत्ता नवाब साहब वापस आए तो एक छोटा सा हिरन उनके साथ था और इस शिकार पर वो शर्मिंदा थे। लेकिन जब दूसरों को उन्होंने खाली हाथ देखा तो कह लगाने लगे, लो भाई कौसर, हम तो बिला वजह ही शर्मिंदा थे। यहाँ तो सभी की बुरी हालत है।
कौसर हैरत से बोली, मगर ये किस्सा क्या है अबू? हमारा ख्याल गलत है, इस इलाके में शिकार ही नहीं है। दूसरों ने इतफाक किया यही बात है। फिर अब क्या हो? भाई अब तो शिकार मिला नहीं, अपनी औकात पर ही आ जाया जाए। यानी इन लोगों से कहो खाना तैयार करें। और उस सिरन के बच्चे का क्या होगा? उसे रख लेते हैं, देख देख कर खुश होंगे, कर्नल डिक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे तो बेहतर था कि परिंदों का शिकार ही किया जाता, प्रोफेसर हेगले ने कहा। जी हाँ, परिंदे आसमान से टपक पड़े हैं ना जैसे, डॉक्टर मैकार्ड जलकर बोले। भाई ये शिकारियों की बातें हैं डॉक्टर, तुम इसमें क्यों दखल दे रहे हो? हेगले मुस्कुराता हुआ बोला। तुम तो शिकारी हो, यकीनन हो, तुम्हें शुबा है। तो ऐ प्यारे शिकारी, इतने लोगों के लिए परिंदों को आसमान से उतार ला, कर्नल डिक्सन ने कहा। ठहरो, पहले मैं इस गिरोह के सरदार से पूछ लूं। अच्छा भाई मजाक खत्म, अब खाने की हो जाए, कर्नल डिक्सन बोला। गोया तुम्हें परिंदों के गोश्त से रगबत नहीं है। न जाने इस शरीफ आदमी को क्या हो गया है, कर्नल परेशानी से बोला। अरे तुम कहकर तो देखो डॉक्टर मैकार्ड, आप इसे शिकार की इजाजत दें, लेकिन ऐसा ना हो कि जब ये वापस आए तो हम में से कोई कुछ खाने के काबिल ही ना रहे, कर्नल डिक्सन ने कहा। फोना बेटे आओ, और हाँ तुम लोग भी, प्रोफेसर ने स्याह फामों से कहा और सब हैरत से उन्हें देखने लगे। बहरहाल स्याह फामों के अलावा किसी ने उसके साथ जाने की कोशिश नहीं की। मैं लापरवाह सा एक सिमत खड़ा था। ये क्या बक रहा है, कर्नल ने कहा। पता नहीं क्या हो गया है बेचारे को, सुबह तक तो ठीक था। इन लोगों को भी ले गया, आज दोपहर का खाना शाम को मिल सकेगा। और फिर सब हेगले की वापसी का इंतजार करने लगे। फिर दूर से हेगले को आते देखकर सब उछल पड़े। स्याफाम गोश्त का जखीरा उठाकर ला रहे थे। अरे सबके मुंह से निकल गया, ये क्या? पता नहीं। और प्रोफेसर हेगले फखर से सीना फुलाए उनके दरमियान पहुंच गया। फिर सब लोग परिंदों को देखने के लिए टूट पड़े। बिलाशुबा ये कोई जादुई कारनामा ही मालूम होता था। सब हैरान रह गए। ये कहाँ से आए प्रोफेसर? शिकार किए हैं? कहाँ से, कब? इन टीलों के दूसरी जानिब झील है। और प्रोफेसर ने मेरी जानिब देखा, फिर फोना की तरफ, और मेरे साथ एक माहिर शिकारी भी मौजूद है। ओह कौन प्रोफेसर? मैकार्ड ने ताज्जुब और दिलचस्पी से पूछा। नवाब फैरोजुद्दीन ने फौरन मेरी जानिब देखा था, लेकिन मैंने जानबूझकर रुख दूसरी तरफ कर लिया। हेगले ने जवाब दिया, मेरी बेटी फोना। और फोना का चेहरा खुशी से खिल उठा। सब लोगों ने यकीन कर लिया था और फोना ख्वामख्वाह सर बुलंद हो गई और दूसरी लड़कियां उस पर रश कर रही थीं। और मैंने देखा कि कौसर का चेहरा सत गया है। बहरहाल दुख तो हुआ था, लेकिन मैं खुद भी यही चाहता था। मेरा अंदाजा था कि नवाब फैरोजुद्दीन और कौसर को यह शुबा जरूर होगा कि परिंदों के शिकार में मेरा भी हाथ है। बहरहाल स्याह फाम मुलाजिम गोश्त की तैयारियों में मसरूफ हो गए और बाकी लोग अपने अपने ट्रेलर्स में चले गए। मैं भी यूं ही टहलने के से अंदाज में एक तरफ बढ़ गया और अचानक ही मेरी निगाह एक ट्रेलर के अकब में उठ गई। कौसर के लिबास का रंग मैं देख चुका था। शायद वो किसी से बातें कर रही थी। मैंने खुद भी एक आड़ में खड़े होकर उसे देखा। बूढ़ा कैस्ट्रो था। कौसर कह रही थी, अंकल इस बाबरा फ्योना ने तो कमाल कर दिया। ये सारे परिंदे उसने शॉर्ट गन से शिकार किए हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात तो उनकी तलाश थी, लेकिन इतने परिंदों का शिकार भी तो कोई मामूली बात नहीं है। बेशक बेशक, आप तो यही मौजूद थे अंकल। हाँ हाँ, क्या आपने उन्हें जाते हुए देखा था? ना सिर्फ देखा था, बल्कि मैं शॉर्ट गन के फायरों की आवाज़ें भी सुनता रहा था। दोनों बाप बेटी तन्हा थे। हाँ, शायद उनके साथ वो भी था जो तुम्हारे साथ है। मेरा मतलब उस नौजवान से है जो शतरंज बहुत अच्छी खेलता है। तुम्हारा साथी ही तो है, सरफराज, कौसर आहिस्ता से बोली। हाँ, यही नाम है उसका। अच्छा अंकल। कौसर आगे बढ़ गई और मैंने एक गहरा सांस लिया। गोया के कौसर के शुबे की तस्दीक हो गई थी। अब उसे ये सोचने में कोई हिच नहीं है कि परिंदों का शिकार मैंने किया है, और वो ये भी सोच सकती थी कि मेरे किए हुए शिकार को अपने नाम से मंसूब करने की हिम्मत फोना को बिलावजह नहीं हुई होगी। हाँ कौसर साहबा, मैं यही चाहता था कि आप अपने जहन में तामीर किया हुआ वो मुजस्समा तोड़ दें जो आपको दुखों के अलावा कुछ ना देगा। हर इंसान होता कुछ है, नजर कुछ आता है। मुझे तस्लीम है कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मुझे मेरी मंजिल की तरफ बढ़ने दें, आप अपने रास्ते तलाश करें। मैं भी ट्रेलर के अकब से निकलकर आगे बढ़ गया जहाँ स्याह फाम गोश्त भून रहे थे। अभी मैं उनके पास भी न पहुंचा था कि पीछे से शीशी की आवाज़ें सुनाई दी। पलटा देखा तो फोना थी। आंखों में शरारत लिए, होठों पर मुस्कुराहट लिए मुझे इशारा कर रही थी। मैं इत्मीनान से उसके ट्रेलर की तरफ बढ़ गया। अंदर आ जाओ, उसने कहा और मैं झिझका। अरे कोई नहीं है, आ जाओ, उसने कहा और मैं अंदर पहुंच गया। फोना मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। खूब तमाशा कराया है तुमने। क्यों? सब हैरान रह गए हैं। ओह हाँ, क्या ये दिलचस्प बात नहीं है? मगर वाकई तुम्हारा निशाना गजब का है। शुक्रिया, लेकिन इसे बार बार जुबान से ना निकालो। किसी को पता चल जाए तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। नहीं फोना, मैं नहीं चाहता। आखिर क्यों? बस मैं दरख्वास्त कर चुका हूँ। खैर छोड़ो उन बातों को। उस वक्त डैडी आ गए थे, हमारी कुछ बातें अधूरी रह गई थी। इस वक्त मौका नहीं है फोना, फिर किसी वक्त सही, मैंने आजिज़ी से कहा। अच्छा एक बात बताते जाओ। फोना ने मेरी कमीज पकड़ ली। क्या तुम भी मुझे चाहते हो या नहीं? और मुझे बड़े जोर से हंसी आने लगी।
भला मेरे सर में फोड़ा उठा था जो अचानक मैं उन खातून को चाहने लगता? ताहम ड्रामा करना था। दिल तो चाहा कि हाय अल्लाह आप बड़ी बेशर्म हैं कहकर दांतों में उंगली दबाकर भाग जाऊं, लेकिन बहरहाल कौसर से जान छुड़ाने के लिए इन मोहतरमा से चाहत का इकरार भी ज़रूरी था। मैंने संजीदगी से कहा, मिस फोना, आप जानती हैं मेरा ताल्लुक मशरक से है। हाँ, मगर लड़की तो नहीं हो। हमारे यहाँ नौजवानों के भी कुछ असूल हैं। मैंने कहा, क्या कहना चाहते हो सरफराज? सिर्फ ये कि बहुत सी मंजिलें हमें इतनी तेज़ी से नहीं तय कर लेनी चाहिए। तूफ़ानी इश्क एक सैलाब की तरह होता है, सैलाब उतर जाता है तो खसो खशाक के अलावा कुछ नहीं रहता। फोना बुड़बुड़ाई, अजीब मंतक है। मैंने कहा, किसी मुनासिब वक्त मिलकर हम इस मौजू पर बात करेंगे और उस मुनासिब वक्त का इंतखाब तुम खुद करोगे। मैंने कहा ठीक है, और ट्रेलर से उतर गया। और बदकिस्मती से कि उस वक्त भी कौसर सामने से ही गुजर रही थी। उसकी निगाहें इधर उधर भटक रही थीं। मुझे देखकर वो ठिठक गई और फिर एकदम आगे बढ़ गई। मिस्टर सरफराज, मिस्टर सरफराज, अकब से अहमद अलबादी की आवाज़ सुनाई दी। और फरमाइए अहमद साहब, तुम्हें नवाब तलाश करता फिर रहा है। कहाँ गए? देखो शायद अपने ट्रेलर में है, अहमद ने कहा और नवाब साहब के ट्रेलर में चला गया। नवाब साहब एक कुर्सी पर बैठे थे। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगे। कहाँ चले गए थे भाई? कहीं नहीं नवाब साहब, बस ऐसे ही मटर गश्त। मैं तो बहुत देर से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। ओह माफ़ कीजिए। कौसर मिली? जी नहीं, वो भी तुम्हें देखने गई है। तलाश करके लाऊं? नहीं, आ जाएगी, तुम बैठो। जी। मैं बैठ गया। गोया हमसे भी छुपाया जाएगा? नवाब साहब मुस्कुराते हुए बोले। जी। उगल दो साहबजादे, वैसे हम भी अपनी गलती का इतराफ़ कर लेंगे। नवाब साहब उसी अंदाज में बोले। मैं नहीं समझा नवाब साहब। भाई हेगले की बेटी इतना उम्दा शिकार नहीं कर सकती, और फिर खुफिया किस्म की तहकीकात से साबित हुआ है कि तुम भी उन दोनों बाप बेटी के साथ थे। ओह, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। क्या मतलब? परिंदे मैंने ही शिकार किए थे। मैं जानता था कि आप लोगों को शिकार नहीं मिलेगा। मैंने जवाब दिया। अरे क्यों? क्या तुम्हें मालूम था कि इन जंगलों में शिकार नहीं है? मैंने मजबूत लहजे में कहा, नवाब साहब इन जंगलों में शिकार तो बहुत है। मैं सही अर्ज कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा इसरार नहीं करूँगा नवाब साहब, लेकिन ये बात मान लें कि कुर्बा जवार में शिकार बिखरा पड़ा है, तब मैं तुम्हें जंगल का जादूगर कहूँगा। क्यों? तुम्हारी हिदायत पर ये सब रुपोश हो गए थे। ये बात नहीं है। फिर आप उन्हें तलाश करने में नाकाम रहे। अच्छा भाई, माने लेते हैं, लेकिन अगर ये बात साबित हो जाए तो मैं उन सब से लिखवा लूँ कि वो सब गधे हैं। साबित हो जाएगी नवाब साहब। किस तरह? मैं तन्हा जाऊँगा और शिकार ले आऊँगा। खुदा की कसम, बड़े एतमाद से बात करते हो। मगर ये प्रोफेसर हेगले का क्या किस्सा है? मैंने कहा, इससे ज़्यादा नहीं जिस कदर बता चुका हूँ। और वो अहमद खुद सीना फुलाए फुलाए फिर रहा है मेरी दरख्वास्त पर। ओह, तुमने कहा था उनसे? जी हाँ नवाब साहब, मैंने कहा था कि मेरा नाम मंजर आम पर ना आए। पूछा होगा क्यों? हाँ, लेकिन मैंने कहा कि बस ये मेरी ख्वाहिश है। ठीक है भाई। अरे हाँ, ये तो बताओ, कौसर से फिर कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? नहीं तो क्यों? बस कुछ खामोश सी है। ऐसे ही होंगी, मैं उनकी दिल शिकनी नहीं कर सकता। हाँ, बस मुंतशिरुल मिजाज सी लड़की है, ज़रा ख्याल रखा करो। तो फिर क्या है? क्या मैं चैलेंज कर दूं? नवाब साहब मुस्कुराते बोले। किस सिलसिले में? तुमने शिकार के बारे में जो कहा है। लेकिन अब यहाँ से चलना है। क्या फ़र्क पड़ता है, आज यहीं के आम सही। नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन साहबजादे, बता दो कि शिकार कहाँ से करोगे, और अगर शिकार जंगलों में मौजूद है तो हमें क्यों नहीं नजर आया? मैंने कहा, शिकार कर लूँ फिर बताऊँगा। नवाब साहब ने कहा, चलो ठीक है। और फिर वो इधर उधर की बातें करने लगे। दोपहर के खाने में भुने हुए परिंदों ने लुत्फ पैदा कर दिया था। मिकदार इतनी थी कि सबको काफ़ी हुई, वरना लजीज चीज़ें अमूमन कम पड़ जाती हैं। सभी मौजूद थे खाने पर, और हर शख्स ने बार बार फोना की तारीफ़ की और आज की इस लजीज दावत पर उसका शुक्रिया अदा किया। नवाब साहब और कौसर बिल्कुल खामोश थे, क्योंकि उन दोनों को ही शिकार की असलियत मालूम थी। फिर नवाब साहब ने खाना ख़त्म होने के बाद तकरीर करने के अंदाज में कहा, मैं डॉक्टर मेकार्ड से दरख्वास्त करता हूँ कि आज का पूरा दिन इसी जगह गुजारा जाए। ये इलाका बहुत खूबसूरत है। हम कल सफ़र शुरू करेंगे। यूं भी अब काफ़ी शाम हो चुकी है, मुमकिन है हमें यहाँ से उम्दा जगह ना मिल सके। ठीक है, अगर सबकी यही मर्जी है तो कोई हर्ज नहीं। और इस प्रोग्राम पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। चुनांचे यहाँ ठहरने का प्रोग्राम तय पा गया। और साथियों, ये तो रहा यहाँ का क़याम का प्रोग्राम, लेकिन अब मसला यही है कि खाने का क्या बंदोबस्त होगा। मेरा ख्याल है कि हम प्रोफेसर की साहबजादी से दरख्वास्त करें कि वो फिर परिंदों का शिकार करें। फोना घबरा कर बोली, ओह, अब ये मुमकिन नहीं है अंकल, दरअसल मैं। तो फिर नवाब साहब ने उसे माफ़ कर दिया। फिर रात के खाने की क्या रहेगी? गोश्त तो ख़त्म हो गया। हाँ, लेकिन साहिबो, मेरे कब्ज़े में एक जिन है। क्या मैं उस जिन से दरख्वास्त करूं कि वो हमारे लिए हिरन शिकार करके लाए? क्या मतलब नवाब फ़ैरोज़ुद्दीन? शिकार का गोश्त? अहमद अलबादी ने कहा, इस इलाके में शिकार नामुमकिन है। वजह या सैयदी? अरे तुम लोग क्या झक मारने गए थे? नवाब साहब ने कहा, हम में और जिन में फ़र्क तो है ना। हाँ भाई, नवाब फ़ैरोज़ुद्दीन मशरिक़ का बाशिंदा है और मशरिक़ इन कहानियों से भरपूर है।
کیا جا سکتا ہے, ممکن ہے یہ سچ مجھ کوئی جن پکڑ لایا ہوں. ڈکسن نے کہا, تو پھر نکالو اس جن کو بوتل سے, ہمارا بھی تعارف ہو جائے. وہ جن بوتل میں نہیں ہے. پھر کہاں ہے؟ آپ سب سے اس کا تعارف ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ شطرنج میں سب کو ہرا دیتا ہے. ایسی ساری خصوصیات میں وہ یکتا ہے. اوہ, سب کی نگاہیں میری طرف گھوم گئیں. مسٹر سرفراز, کیا واقعی شکار کی بات سنجیدگی سے کہی گئی ہے؟ دراصل سرفراز کے نام سے ہر بات پر یقین کیا جا سکتا ہے. اس نوجوان نے ایسا ہی ماحول پیدا کر دیا ہے. کرنل نے کہا, تو میں اس جن کو ہدایت کر دوں؟ ضرور. تو اے جن, جا 10-12 ہرن شکار کر کے لے آ, نواب صاحب نے کہا اور سب ہنس پڑے. مجھے ایک جیپ دے دی جائے. ٹھیک ہے, کسی سے بھی ٹریلر الگ کر دو. ٹوبو, تم میرے ساتھ آؤ. میں نے تجربے کار سیاہ فام کو ساتھ لیا اور ہم چل پڑے. ٹوبو گہری نگاہوں سے قرب جوار کا جائزہ لے رہا تھا اور پھر اس نے میرا شانہ دبایا. ماسٹر, وہ آہستہ سے بولا, شکار. اور یہ در حقیقت ٹوبو کی تیز نگاہیں تھیں جنہوں نے جھاڑیوں کے اندر چھپے ہوئے ہرنوں کے جوڑے کو دیکھ لیا تھا جو جھاڑیوں میں انہی کے رنگ کا معلوم ہو رہا تھا. گڈ ٹوبو, میں ان سے بچنا نہیں چاہیے کسی کو. ان میں سے بچنا نہیں چاہیے کسی کو. ایک ایک ماسٹر. ٹوبو نے رائفل سنبھالتے ہوئے کہا اور میں نے گردن ہلا دی. میرے اور ٹوبو کی رائفل سے 2 فائر ہوئے اور دونوں ہرن ڈھیر ہو گئے. ہم دونوں چھریاں لے کر دوڑے, ہرن ذبح کیے اور جیب میں ڈال لیے. میرے چہرے پر مسرت کی سرخی دوڑ گئی تھی. اب تو پوری امید بن گئی تھی. ماسٹر, ٹوبو نے آہستہ سے کہا, تمہارا نشانہ واقعی شاندار ہے. بڑے اعتماد سے گولی چلاتے ہو. اوہ, وہ دیکھو ماسٹر. میں نے کہا تھا نا, شکار بہت ہے لیکن چالاک ہے. ٹوبو نے ایک طرف اشارہ کیا. ایک ہرن جھاڑی سے نکل کر بھاگا اور پھر دوسری جھاڑی میں روپوش ہو گیا. ٹوبو نے گاڑی روکنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس سے کہا وہ چلتا رہے اور پھر شست لے کر فائر کر دیا. ہرن اچھل کر جھاڑیوں سے باہر آ گرا اور ٹوبو نے میرے ہاتھ چوم لیے. ماسٹر, ماسٹر, وہ پرجوش لہجے میں بولا. ماسٹر, تم میری توقع سے زیادہ عظیم ہو. میں نے کہا, چلو اسے ذبح کر لیں ٹوبو. اور ہم نے تیسرا ہرن بھی جیپ میں ڈال لیا. پوری ٹیم میں تیرے جیسا کوئی نہیں ہے ماسٹر, مگر مجھے حیرت ہے. ٹوبو نے کہا. حیرت کس بات پر ہے ٹوبو؟ یہی کہ تم اس ٹیم کے چیف کیوں نہیں ہو. اوہ, ایسے بھی کیا برا ہوں ٹوبو, میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹوبو نے گہری سانس لی. ہاں ماسٹر, باصلاحیت لوگ ایسے ہی رہتے ہیں. ارے کیا مطلب؟ کچھ نہیں ماسٹر, وہ افسردگی سے بولا اور میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا. نہ جانے یہ شخص کیا کہنا چاہتا تھا. اس سے قبل کہ میں اس سے کچھ کہوں وہ بول پڑا. اس نے ایک جانب اشارہ کیا اور مجھے بھی ہرن نظر آ گئے. جوڑا تھا اور جھاڑی میں منہ چھپائے کھڑا تھا. ٹوبو نے جیپ روک دی اور اپنی رائفل اٹھائی. کیا خیال ہے ٹوبو, انہیں جھاڑیوں سے نکالا جائے؟ میں نے پوچھا. میں بھی سوچ رہا ہوں ماسٹر. جھاڑیوں میں نشانہ خطا ہو سکتا ہے لیکن پھر ایک رہ جائے گا, دوسرا یقیناً فرار ہو جائے گا. ٹوبو نے کہا. تم ہوائی فائر کرو. اوکے ماسٹر. ٹوبو نے فائر کیا اور دونوں ہرنوں نے زکند بھری. میں نے بڑے اعتماد سے ان کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا. اس کے ساتھ ہی مجھے دوسرا فائر بھی کرنا پڑا. بات زیادہ بننے والی نہیں تھی لیکن قسمت یاور تھی کہ دونوں گولیاں صحیح نشانوں پر پڑی تھیں اور دونوں ہرن اچھل کر نیچے گر پڑے. ٹوبو بالکل خاموش ہو گیا تھا. چلو ٹوبو, انہیں ذبح کر لیں. اور ٹوبو خاموشی سے نیچے اتر گیا. نہ جانے کیوں سیاہ فام خاموش ہو گیا تھا. ہم دونوں ہرن لے آئے اور پھر چل پڑے. میں نے کئی بار ٹوبو کی شکل دیکھی لیکن اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے. وہ کچھ بول ہی نہیں رہا تھا. ٹوبو, بالآخر تنگ آ کر میں نے اسے آواز دی. ماسٹر, کیا بات ہے, خاموش کیوں ہو گئے؟ کچھ سوچنے لگا ہوں ماسٹر. کیا ٹوبو؟ ماسٹر, تم نے زندگی میں کبھی سفید ہاتھی شکار کیا ہے؟ سفید ہاتھی؟ ہاں ماسٹر, جس کے بدن پر ایک بھی سیاہ دھبا نہ ہو. میں نے کہا, دیکھا تک نہیں ہے ٹوبو. اوہ اچھا, یہ بتاؤ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو تم اسے شکار کرنے کی ہمت رکھتے ہو؟ میں نے کہا, اس کے شکار میں کوئی خاص بات ہے؟ کہنے لگا, نہیں, سوائے اس کے کہ وہ ہاتھی ہونے کے باوجود لومڑی کی طرح چالاک ہوتا ہے. اوہ, اگر کبھی سامنا ہو گیا تو دیکھیں گے ٹوبو. تم اسے خوفزدہ تو نہیں ہوگے؟ خوف؟ اس نام کی کوئی شے اپنے قریب سے نہیں گزری ٹوبو. ایسا ہی ہوگا ماسٹر, یقیناً ایسا ہی ہوگا. مگر یہ سفید ہاتھی کا تذکرہ کیوں نکل آیا؟ ٹوبو نے کئی منٹ تک اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر وہ اچانک بول پڑا. افریقی فنون حرب سے بھی کوئی واقفیت ہے ماسٹر؟ نہیں ٹوبو, میں افریقہ پہلی بار آیا ہوں. ماسٹر, میری ایک درخواست ہے. ہاں کہو. اگر پسند کریں تو میں آپ کو نیزہ بازی کلہاڑی چلانا سکھا دوں. یہاں جنگلی قبائل میں اس کی بہت ضرورت ہے اور ان ہتھیاروں کا ماہر بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میرے اندر دلچسپی کی ایک لہر پیدا ہو گئی. میں خود ان معاملات میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا تھا. میں نے کہا, کیا تم مجھے یہ سب کچھ سکھا دو گے ٹوبو؟ کہنے لگا, میں جس قدر جانتا ہوں. میں نے کہا, گو مجھے کون سی جنگلی قبائل میں زندگی بسر کرنا تھی, لیکن بہرحال مجھے ان فنون سے دلچسپی ہے. میں تم سے یہ ضرور سیکھوں گا ٹوبو. میں نے کہا, میں خوشی سے سکھا دوں گا ماسٹر. ٹوبو نے کہا اور پھر چیخ پڑا. شکار! ہم نے آخری شکار کیا اور ہرن جیپ میں رکھ لیا. کیا خیال ہے ٹوبو, کافی ہوں گے؟ کافی سے بھی زیادہ ماسٹر, اتنا کون کھائے گا؟ ٹوبو نے کہا. بس تو واپس چلو. میں نے کہا. ٹوبو نے جیپ موڑ دی. میں کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. پھر مجھے ٹوبو کی انوکھی بات کا خیال آ گیا. ٹوبو, میں نے اسے مخاطب کیا. ماسٹر, ٹوبو مستعدی سے بولا.
तुमने कभी सफेद हाथी शिकार किया है? अब से 8 साल पहले की बात है मास्टर। कोशिश की और नाकाम रहा। तब अपनी महबूबा से भी हाथ धोना पड़ा और बरादरी से भी। अरे, मैंने दिलचस्पी से कहा, क्यों? मेरा ताल्लुक डाबू से है मास्टर। पहले हमारे कबीले की रस्म यही है। बड़े बड़े सूरमा सफेद हाथी के शिकार का तस्वुर भी नहीं करते, बड़ी से बड़ी चीज छोड़ देते हैं। कबीले की सरदारी उस शख्स को मिलती है जो सफेद हाथी का शिकार कर चुका होता है। ओह, बहुत उम्दा, मैंने दिलचस्पी से कहा। इस किस्म की कहानियां मैंने पहले भी सुनी थी और मुझे उनसे बहुत दिलचस्पी थी। आज उन्हीं कहानियों का एक किरदार मेरे नज़दीक मौजूद था। तो तुमने सरदारी के लिए कोशिश की थी टोबो? नहीं चीफ, मैं सिर्फ नोरासा का ख्वाहिशमंद था। नोरासा कौन? मेरी महबूबा। ओह, तो तुम उसे नहीं हासिल कर सके? नहीं मास्टर, टोबो ने जवाब दिया, लेकिन उसके लहजे से मायूसी बहुत झलक रही थी। फिर नोरासा ने क्या कहा? कुछ नहीं, वो मुझसे नफरत करने लगी थी। अरे क्यों? यही रस्म है। नफरत करने की भी रस्म है? हाँ बॉस, मैंने उससे मोहब्बत की, उसका ऐलान किया। तब उसके बाप ने मुझसे फरमाइश की कि सफ़ेद हाथी का शिकार करूं, वरना उसकी बेटी से मोहब्बत करने से दस्तबरदार हो जाऊं। और यूँ समझो बॉस, सफ़ेद हाथी का शिकार सरदारी के लिए किया जाता है, और जब इंसान सरदार बन जाए तो कोई भी औरत हासिल कर ले। लेकिन तुम्हारे जियाली टोबो ने ऐलान किया कि वो सफ़ेद हाथी का शिकार करेगा और मुस्तकबिल में सरदारी भी कबूल नहीं करेगा। मुस्तकबिल में सरदारी? हाँ मास्टर, ये भी हमारे कबीले की रस्म है। सफ़ेद हाथी का शिकार आम लोग तो नहीं करते। कबीले के लोग अपने बच्चों को तैयार करते हैं, बचपन से उन्हें निडर और माहिर शिकारी बनाने की कोशिश करते हैं। फिर जब वो जवान हो जाते हैं तो ऐलान कर दिया जाता है कि वो सफ़ेद हाथी के शिकारी हैं। एक छोटा सा जश्न मनाने के बाद उन्हें सफ़ेद हाथी की तलाश में भेज दिया जाता है, और फिर उनमें से बहुत कम वापस आते हैं। कामयाब एक आदि होता है, और जो कामयाब होता है उसकी बहुत बड़ी हैसियत होती है बस्ती में। यूँ समझो वो सरदारी के लिए नामजद होता है, बशर्ते उसका मुकाबिल ना हो। मुकाबिल? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, कभी कभी कई नौजवान सरदारी के लिए होते हैं। ओह, ऐसी शक्ल में क्या होता है? मुकाबला? क्या मतलब? उन तमाम उम्मीदवारों में मुकाबला होता है और फिर उनमें से जो भी बच जाए। ओह, मैंने गहरी सांस ली। फिर क्या हुआ टोबो? बस कुछ नहीं मास्टर, मैं सफ़ेद हाथी शिकार नहीं कर सका और मुझे बस्ती छोड़ना पड़ी। बस्ती क्यों छोड़ना पड़ी? निकाल दिया गया बस्ती से। यूं भी मुझे वापस जाना ही नहीं चाहिए था, यह भी रिवायत थी। हाँ, टोबो ने जवाब दिया। वो बातें भी कर रहा था और जीप भी ड्राइव कर रहा था। हम कैंप पहुंच गए। दूर से हमारी जीप देख ली गई थी। बाकी बातें फिर होगी टोबो। और हाँ, मैंने तुमसे तुम्हारे फ़नून ज़रूर सीखूंगा। टोबो हाजिर है बॉस, टोबो ने जवाब दिया। टोबो की दिलचस्प कहानी मेरे जहन में चकरा रही थी, लेकिन मुझे इस्तकबाल करने वालों की तरफ मुतवज्जो होना पड़ा। सबके चेहरों पर तजस्सुस था। हमें गए हुए ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी और वो लोग सोच रहे थे कि क्या शिकार आ गया, और फिर सभी जीप की तरफ दौड़े थे। नवाब फिरोजुद्दीन भी बच्चे बन गए। उन्होंने जीप में हरन देखे और याहू का नारा लगाया। मैं और टोबो मुस्कुराते हुए नीचे उतर आए थे। कमाल है, कमाल है, सबके मुंह से हैरत ज़दा लहजे में निकला था। हाँ हाँ, मैं ना कहता था वो मशरिक का जिन है। कर्नल डिक्सन ने कहा। यह देखकर तो इस बात पर यकीन आने लगता है। नवाब साहब बोले, यकीन करना पड़ेगा। बहरहाल सब लोग देर तक हैरानी का इजहार करते रहे। दरहकीकत नाकाबिले यकीन कारनामा था। उसके बाद खाने की तैयारियां होने लगीं। मैं ख्वाह लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया था। सभी मुझसे उल्टे सीधे सवालात कर रहे थे। लड़कियों की निगाहों में मैं सचमुच जिन बन गया था। लेकिन एक हस्ती ऐसी थी जो इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी, और वो कौसर थी। वो सबसे अलग थलग और मुझसे दूर दूर थी, और उसे खिंचा खिंचा देखकर मैं काफ़ी हद तक मुतमईन था। कर्नल डिक्सन ने रात के खाने के बाद मुझे घेर लिया, और दूसरे भी थे। भाई फिरोजुद्दीन, अब ज़्यादा परेशान मत करो, बताओ ये शख्स कौन है? तुम अंदाज़ा नहीं लगा पाए डिक्सन? क्या इसके कारनामे इंसानी होते हैं? कर्नल डिक्सन ने कहा, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। हालांकि ये लोग खुद को छुपाते हैं, अपनी शख्सियत जाहिर नहीं होने देते। खुद मुझे भी बहुत अरसा के बाद इल्म हुआ था कि जिसे मैं इंसान समझता हूँ वो जिन है। अगर ये नौजवान कह दे तो इस बात पर मैं यकीन भी कर लूँगा। कमाल है, अब ऐसा भी नहीं है कि वो अपने बारे में एक एक को बताता फिरे। नवाब साहब ने कहा, यह हकीकत है कि मैंने ऐसा बासलाहियत नौजवान नहीं देखा। शतरंज में ये अपना सानी नहीं रखता, ज़रा सी देर में सारी बाजी पलट कर रख देता है। और अब शिकार, और तुमने इतने वसूख से कहा था कि वो जाएगा और शिकार ले आएगा। नवाब साहब बोले, तुम लोग इसकी हकीकत से वाकिफ़ नहीं थे ना? खैर, मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन नहीं करूंगा। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये नौजवान हैरत अंगेज़ है। नवाब साहब ने कहा, ना मानो, मेरा क्या जाता है। बहरहाल उसके बाद काफ़ी देर तक दिलचस्प गुफ्तगू होती रही। फिर मैं उन लोगों को बातों में लगा छोड़कर वहाँ से उठ गया। बी कौसर की खबर लेनी थी, और इत्तेफाक था कि वहाँ से हटते ही वो नजर आ गई। एक तरफ खामोश खड़ी हुई थी। उसे इस अंदाज में और इस तरह खड़े देखकर दिल को हल्का सा दुख हुआ, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। अगर थोड़ी सी तकलीफ उठाकर कौसर दुरुस्त राह पर आ जाए तो क्या हर्ज है। मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं उसके बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए सब कुछ कर रहा हूँ।
चुनाचे मैं उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। कौसर ने भी मुझे देख लिया था, लेकिन वो भी मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं हुई और मैं आगे बढ़ गया। ट्रेलर की तरफ मुड़ ही रहा था कि सामने से बाबरा फोना नजर आ गई। वो मेरी तरफ दौड़ रही थी। मैंने पलट कर देखा, यहाँ से कौसर साफ नजर आ रही थी और मेरे ख्याल में उसने मुझे नज़रअंदाज नहीं किया होगा। चुनाचे मैंने बड़ी चाहत से बाबरा को रिसीव किया। ओह हेलो फोना, कहाँ से आ रही हो? तुम तो उन लोगों के पास से हट ही नहीं रहे थे, क्यों? मैंने कनखियों से कौसर की तरफ देखते हुए पूछा। कौसर वहां से हट गई थी। मेरी निगाहें उसका ताकुब कर रही थी और फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि कौसर ने एक लंबा चक्कर लेकर हमारे करीब आने की कोशिश की थी। वो हमारी बातें करीब से सुनना चाहती थी। फिर मैंने एक ट्रेलर के अकब में साफ देखा। फोना ने पूछा, क्या देख रहे हो डार्लिंग? कुछ नहीं, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बस ऐसे ही मैं सोच रही थी वो लोग तुम्हें छोड़ें तो तुमसे बातें की जाएं। ओह तो बातें करो, आओ कहीं बैठे। नहीं यहीं, यहाँ कौन है? तो फिर इस पत्थर पर आ जाओ, फोना ने कहा और हम पत्थर पर जा बैठे। ये पत्थर ट्रेलर से और ज्यादा करीब था और अब कौसर हमारे अकब में थी। वो अब और आसानी से हमारी बातें सुन सकती थी। फोना ने कहा, आखिर तुम क्या हो डार्लिंग? क्यों? आज तो तुमने सबको हैरान कर दिया। मैंने कहा, हालांकि कोई खास कारनामा अंजाम नहीं दिया मैंने। कहने लगी, कमाल है, तुमने खास कारनामे नहीं किए। मैंने कहा, तुम लोगों ने बिला वजह अहमियत दे दी है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। कहने लगी, और नहीं मेरी जान, तुम नहीं समझते लोग किस तरह तुम्हारी तारीफें कर रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अफसोस मैं उन्हें रोक नहीं सकता। बाबरा फोना ने कहा, तुम मना करने की बात कर रहे हो, मेरा सीना तो फख्र से फूल जाता है। मैंने कहा, अच्छा। कहने लगी, मुझे अफसोस है, मैंने पहले तुमसे प्यार क्यों ना किया। मैंने कहा, अब करने लगी हो? वो बोली, दिलो जान से चाहने लगी हूं तुम्हें। वाकई? मैंने धड़कते दिल से कहा। फोना ने कहा, आजमा कर देख लो। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे यकीन है फोना। वादा करो मेरी जान, यहां से वापसी पर मुझे छोड़ोगे तो नहीं? वापसी पर नहीं छोड़ूंगा, मैंने लफ्ज चबाते हुए कहा। शुक्रिया। फोना ने मोहब्बत से मेरी गर्दन में बाहें डाल दी और फिर उस बेहिजाब लड़की ने अपने होंठ मेरे होंठों से जोड़ दिए। गो मैं इस हद तक जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब जो कुछ हो गया था, कौसर को खुद से बदजन करने में काफ़ी मोमिन था। चुनाचे मैंने खामोशी से ना सिर्फ बर्दाश्त कर लिया, बल्कि खुद भी उसे भेंच लिया। फोना के होंठों की नरमी और हलावत ने जहन को भी किसी हद तक मुतासिर किया था। लेकिन फिर मैंने कौसर के दूर होते हुए कदमों की आवाज़ सुनी। फोना ने महसूस नहीं किया था। ओके फोना, आज मैं बहुत थक गया हूँ, इजाज़त दोगी? फोना हैरत से बोली, अरे क्यों? बस बदन टूट रहा है। मैं समझ गई, फोना ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या समझ गई? मैं चौंक कर बोला। तुम खुद पर जबर क्यों करते हो डार्लिंग? फोना मखमूर लहजे में बोली। क्या मतलब? मैंने तुम्हें कब रोका है? मैं नहीं समझा फोना, मैंने कहा और फोना ने दोनों बाजू फैला दिए। जब मुझे अपनी आगोश में तलब करो, मैं हाजिर हूँ। जब दिल मिल जाए तो फिर इज्तनाब क्या, आओ हम यहाँ से दूर चलते हैं, ऐसी जगह जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब न करे। फोना, मैंने गहरी सांस लेकर होंठ बेच लिए। डार्लिंग, तुम्हें मालूम है मशरकी क्रैक होते हैं, मैंने कहा। क्या मतलब? फोना ताज्जुब से बोली। लेकिन अब कौसर चली गई थी, इसलिए मुझे फोना की ज्यादा परवाह नहीं थी। चुनाचे मैंने अपना लहजा किसी हद तक खुश कर लिया। हमारे यहाँ औरत का एक म्यार होता है डियर फोना, कोई भी औरत हो इस हद तक ना गिरे कि औरत की हदूद से निकल जाए, फिर हमारी निगाह में वो औरत नहीं रहती। क्या मतलब? मुझसे प्यार करो फोना, फाहिशा ना बनो। ओह मगर आई एम सॉरी सरफराज, ये तो तुम्हारे आला किरदार की बात है ना? मैंने चहकर कहा। हाँ, वो फंसी फंसी आवाज़ में बोली। उसे शायद बेइज्जती का एहसास हो रहा था। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। दरअसल हम लोग जिससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी राय रखना चाहते हैं। बस अब तुम जाओ फोना। और फोना की समझ में कुछ नहीं आया। बहरहाल उसने फरार हो जाने में आफियत समझी और वहां से चली गई। तब मैं तन्हा पत्थर पर बैठ गया। बस दिल चाह रहा था कि तन्हाई में कुछ सोचूं, और उम्दा बात यह थी कि कोई इस तरफ ना आया। यूं तो सोचने के लिए बहुत कुछ था। माजी पर निगाह डाली जाती तो एक एक्शन कहानी मिलती थी जिसमें नशेबो फराज थे। हाल भी खूब था और मुस्तकबिल की सोच में भी बड़ी सनसनी थी। मैं बेफिक्र आदमी, ख्वाम-ख्वाह की फिक्रों में पढ़कर क्या करूंगा? मुझे उलझने नहीं पालनी चाहिए। कौन सा गम है, किस किस का गम है, इन गमों का क्या करूं? कौसर को समझा दिया है, इससे आगे बढ़ेगी तो नुकसान उठाएगी और खुद जिम्मेदार होगी। मुझे उससे हमदर्दी है। मैं नवाब फ़ैरोज़ुद्दीन के हुस्न अखलाक का ममनून हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी का मिशन कुछ और है। मैं सिर्फ लड़कियों की दिलजोई के लिए तो अफ्रीका नहीं आया। पत्थर पर खामोश बैठा मैं काफ़ी देर तक इन्हीं मामलात पर सोचता रहा और फिर नींद आने लगी। तब मैं उठा और अपने ट्रेलर में जाकर लेट गया। वैसे आज खूब रही थी। कमबख्त फोना की बेहयाई ने सोचने का मौका भी नहीं दिया, लेकिन एक तरह से अच्छा भी हुआ। अब कौसर के दिल से सारे शको शुबात निकल जाएंगे, मेरी पाकबाजी के सारे तिलिस्म टूट जाएंगे। मुझे यकीन था कि अब एक नई कौसर से मुलाकात होगी
जो पहले से कहीं ज्यादा तेजो तुंद होगी। सोचते सोचते नींद आ गई और खूब गहरी नींद सोया। मुझे नहीं मालूम कौन कब आया और कब गया। सुबह को दिन चढ़ते आंख खुली थी। बाहर निकलकर देखा तो सारे लोग तैयारियां कर रहे थे। आज तेजी से और ज्यादा सफर करने का इरादा था। मेरा अकीदतमंद टोबो मुस्कुराता हुआ मेरे पास पहुंच गया। मैंने पुरतपाक अंदाज में उसका खैर मकदम किया। मुझे अपने साथ रखिए मास्टर, आपके साथ सफर का लुत्फ आता है। ठीक है टोबो, मैंने जवाब दिया। मुझसे खिदमत लेते रहा करें चीफ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। और शुक्रिया टोबो, मैं तो खुद भी तुम्हारी तरह हूँ। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत का शुक्रिया, मैंने उसके खलूस से मुतासिर होकर कहा। नहीं मास्टर, हमारी निगाहों में दूसरे लोगों की ज्यादा इज्जत होती है। दूसरे लोगों से तुम्हारी क्या मुराद है? ये लोग जिन्होंने हमें मुलाजिम रखा है हमारे लिए काबिल एहतराम ज़रूर हैं, हम उनके अहकामात की तामील करेंगे, लेकिन वो दलेर, वो ताकतवर जिसके अंदर माहौल को ज़ेर करने की कुव्वत हो, हम उससे अकीदत रखते हैं। और अकीदत और मुलाजमत में बहुत फ़र्क है। ओह यकीनन टोबो, चुनाचे मुझे आपसे अकीदत है चीफ। मैंने अपने साथियों को भी आपके बारे में बताया है, वो भी आपका एहतराम करने लगे हैं। अरे भाई सरफराज मियाँ, जल्दी करो, नाश्ते की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। आज बहुत तेज़ सफ़र किया जाएगा। अकब से नवाब फ़िरोज़ुद्दीन की आवाज़ सुनाई दी और हम दोनों चौंक पड़े। इजाज़त चीफ, ख्याल रखना। ओके टोबो, मैंने कहा और टोबो चला गया। मैं जल्दी से नवाब फ़िरोज़ुद्दीन के पास पहुंच गया। नवाब साहब ने हस्बे आदत मुझसे मुसाफा किया था। बस आज इरादा है कि दिन भर तेज़ रफ्तारी से सफ़र किया जाए। मेरे ख्याल में ये उम्दा तरीका है। सफ़र किया जाए तो पूरी रफ्तार से और फिर जहाँ दिल चाहे आराम कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक जनाब। सरफराज, नवाब साहब अजीब से लहजे में बोले। जी, मैं चौंक पड़ा। बता दो भाई। जी, मैंने हैरानी से कहा। मैंने कहा बता दो, अब क्या हो गया? मैं नहीं समझा नवाब साहब, मैंने कहा, हालांकि मैं किसी हद तक समझ गया था। कौसर को क्या हो गया है? मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ नवाब साहब, उसमें तो ज़बरदस्त तब्दीली आ गई थी। नवाब साहब बोले। ओह, उनका बदलने वाला मूड आपके इल्म में है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इस कदर मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ? नवाब साहब बोले, तुम्हारी तरफ से तो कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा, मेरी मजाल। नवाब साहब संजीदगी से बोले, भाई अब तो मुझे यही कुछ करना पड़ेगा। ठीक हो जाएंगे नवाब साहब, इसमें फ़िक्र की क्या बात है? कैसे भाई? नवाब साहब कहने लगे। उसे अब माकूल होना चाहिए, ये अल्लड़पन कब तक चलेगा? दरअसल मैंने उसे बड़े नाजो नाम में रखा है। मेरे लाड प्यार ने उसके मिजाज में अजीब कैफियत पैदा कर दी है। वैसे तुमने उसके किरदार के बारे में क्या अंदाज़ा लगाया? इंतहाई ठोस और मुतमईन कुन, मैंने जवाब दिया। बस ज़रा तबीयत की कैफियत, वो ठीक हो जाएगी नवाब साहब, उसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। वो बोले, मैं फ़िक्रमंद नहीं हूँ, बस चाहता हूँ वो ऐसी न रहे। ठीक हो जाएंगी। तुम भी क्या सोचते होगे उसके बारे में? मैं कुछ नहीं सोचता नवाब साहब, मेरे लिए वो हर हाल में काबिल एहतराम है। नवाब साहब कुछ और कहते कि कौसर सामने से आती नजर आ गई। मुझे देखकर वो ठिठक गई और उसकी आंखों की जलन मैंने साफ महसूस की। अब्बू, उसने नवाब साहब को आवाज़ दी। जी बेटे आओ, इधर आइए अब्बू, अंकल डिक्सन नाश्ते पर बुला रहे हैं। ओह अच्छा, आओ सरफराज, नवाब साहब बोले और मैं एक तवील सांस लेकर आगे बढ़ गया। लेकिन कौसर रुक गई। मैं और नवाब साहब उसके करीब पहुंच गए। अब्बू, कौसर घुटे घुटे लहजे में बोली। क्यों आओ? नवाब साहब उसे देखते हुए बोले। अब्बू, आपने तो खुद को न जाने क्या बना लिया है। ठीक है, आप मसावात पसंद हो, लेकिन मैं मुलाजमों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करती। क्या ये हमारा ड्राइवर नहीं है? ये शख्स इतना मुंह चढ़ा हो गया है कि हर वक्त साथ लगा रहता है। इसे अपनी हैसियत याद नहीं रही है। ये मुलाजिम टाइप के लोग इस काबिल नहीं होते कि इन्हें सर पर बिठा लिया जाए। मैं इसके साथ उठना बैठना। बको मत। नवाब साहब को मैंने पहली बार गुस्से में देखा था। तुम बदतमीजी की इंतहाई हदों को छू चुकी हो कौसर। अगर तुम लड़की ना होती तो मैं इस बात पर तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार देता। अब्बू, कौसर ने हैरानी से नवाब साहब की शक्ल देखी, देखती रही। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। फिर पलट कर भाग खड़ी हुई। नवाब साहब सकते में रह गए। मैंने सर्द लहजे में कहा, नवाब साहब, मेरा ख्याल है मैं अब आपकी मुलाजमत न कर सकूंगा। सरफराज बेटे, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। वो बदतमीजी। नहीं नवाब साहब, कौसर की बात ना करें। मैं उसे आखिरी बार समझाऊंगा। नवाब साहब दर हकीकत बेहद शरीफ इंसान थे। वो समझ रहे थे कि मैं कौसर की बदतमीजी पर मुलाजमत छोड़ने की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, बराह करम मेरी बात समझने की कोशिश करें नवाब साहब। मैंने एक दरख्वास्त की थी जिसे आपने कबूल नहीं किया। जी, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मेरे और कौसर बीबी के मामले में आप ज़रा भी संजीदा ना हो। अगर वो आपके सामने भी मुझे कुछ कहें तो उसे नज़रअंदाज कर दें। जब मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता तो नवाब साहब, बराह करम आप भी महसूस ना किया करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नवाब साहब मुंह फाड़ कर रह गए। आपने इस वक्त, माफ़ कीजिए नवाब साहब, कुछ अच्छा नहीं किया। अरे भाई, मगर मैंने तो
एक बार फिर 10 बस्ता गुजारिश है कि मेरे मामले में उन्हें कुछ ना कहा करें। अच्छा भाई, तब तो वाकई बड़ी गलती हो गई, मगर अब क्या करूं? किसी भी तरह उनके दिल की कदूरत दूर करें। अरे मगर अब वो मुझे कहाँ माफ़ करेगी? मैंने कहा, आप कोशिश करें। कसम खुदा की डरता हूँ उससे। नवाब साहब झिपी हुई हंसी के साथ बोले, और उनके अंदाज पर मुझे भी हंसी आ गई। यार सरफराज, तुम ही कोई तरकीब करो। मैं नवाब साहब? तुम उसे नाश्ते पर ले आओ। तौबा करें नवाब साहब, अगर मैं गया तो वो उसे अपनी तौहीन समझेंगी और मामला और संगीन हो जाएगा। मेरी तौबा है भाई, अजीब साजिश की है तुम दोनों ने। अच्छा मैं ही जा रहा हूँ, तो मेरे हक में दुआ करना, नवाब साहब ने कहा, और मैं हंस कर रह गया। फिर मैंने टोबो को आवाज़ दी और टोबो जल्दी से मेरे पास पहुंच गया। तुम नाश्ता किस वक्त करते हो? दूसरे लोगों के नाश्ता करने के बाद। ठीक है, आज से मैं तुम्हारे साथ नाश्ता करूंगा, तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। ओह ओह, हमारी इस कदर इज्जत अफजाई ना करें चीफ। नहीं, मुझे तुमसे उसी कदर उनसियत है टोबो। काश हम इस मेहरबानी का जवाब दे सकें। अरे भाई सुपरमैन, मिस्टर सुपरमैन, कर्नल डिक्सन की आवाज़ सुनाई दी। नाश्ता नहीं करोगे? ये फ़िरोज़ कहाँ गया? मैंने जवाब दिया, अपने ट्रेलर में गए हैं। ओफो, आज जल्दी चल पड़ने का ख्याल है और ये लोग देर कर रहे हैं। मैं देखता हूँ, कर्नल डिक्सन ने कहा, और वो ट्रेलर की तरफ बढ़ गया। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई, और फिर जब थोड़ी देर के बाद मैंने कर्नल डिक्सन, नवाब साहब और कौसर को ट्रेलर से बाहर निकलते हुए देखा तो खुद आड़ में हो गया। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि नाश्ते पर मेरी कमी के बारे में नवाब फ़िरोज़ुद्दीन ने क्या बात बनाई। बहरहाल कोई मेरी तलाश में नहीं आया और लोग नाश्ते से फारे हो गए। तब टोबो अपने साथियों के साथ नाश्ता लेकर मेरे पास आ गया। नाश्ता मास्टर? आओ टोबो, मैंने कहा, और हम पांचों एक जगह बैठ गए। अब ये भी कौसर साहिबा की बदकिस्मती थी कि वो इस तरफ आ निकली जिधर हम लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। कौसर ने मुझे देखा और उसके चेहरे पर अजियत के नकूश उभर आए। वो एक लम्हे के लिए रुकी और फिर तेजी से वापस मुड़ गई। मैं इत्मीनान से नाश्ता करता रहा। फिर हम लोग नाश्ते से फारे हो गए और फिर चंद मिनट के अंदर अंदर रवानगी की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। किसी पर कोई पाबंदी तो थी नहीं। टोबो मेरे साथ ही था और फोना भी डेनिलिया के साथ मौजूद थी। इसके अलावा दो नौजवान डिकिंस और टिंकलर भी इसी ट्रेलर में थे। मैं टोबो के साथ आगे बैठा था। पीछे बैठे हुए लोग खामोश थे। प्रोग्राम के मुताबिक रफ्तार काफ़ी तेज़ थी और नाहमवार ज़मीन पर खूब झटके लग रहे थे। पीछे बैठे हुए लोग परेशान थे। सरफराज, फोना ने रोंदी हुई आवाज़ में मुझे पुकारा। जी मिस फोना, प्लीज़ स्टीयरिंग तुम ले लो, मैं तुम्हारे पास आगे बैठूंगी। मैंने जवाब दिया, थोड़ी दूर चलने के बाद हम स्टीयरिंग बदल लेंगे। डिकिंस ने कहा, ज़रूरी तो नहीं है आप टोबो के साथ बैठ जाएं मिस फोना। शट अप, फोना बिगड़ कर बोली। अरे मगर मैंने, डिकिंस हैरत से बोला। तुम नहीं समझते डिकिंस, डेनिलिया ने कहा। क्या? फोना फाड़ खाने वाले लहजे में बोली। ओह कुछ नहीं कुछ नहीं, टोबो प्लीज़ तुम पीछे आ जाओ, डेनिलिया जल्दी से बोली और दूसरे लोग हंसने लगे। टोबो ने गाड़ी रोक दी और खामोशी से पीछे चला गया। फोना जल्दी से आगे आ गई थी। मैं खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। फोना खामोशी बैठी थी। सफ़र इतनी बरक रफ्तारी से हो रहा था कि किसी किस्म की गुफ्तगू की गुंजाइश ही नहीं थी। बहरहाल कोई काबिल ज़िक्र वाक़या पेश नहीं आया। दोपहर को एक घने जंगल में कुछ देर क़याम किया गया। खाना वगैरह भी गाड़ियों में खाया गया और शाम होते होते दर हकीकत तवील सफ़र कर लिया गया था। गो घने जंगलों में रफ्तार बरकरार रखने में दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन बहरहाल सब लोग महारत से गाड़ियां चला रहे थे। फिर जब तारीकी फैल गई तो एक जगह क़याम के लिए मुंतखब कर ली गई और ट्रेलर एक दूसरे से जोड़ दिए गए, क्योंकि ये जगह ज़्यादा महफूज नहीं थी। दूर तक रोशनी फैल गई और लोग हस्बे मामूल कामों में मशगूल हो गए। बहरहाल खूब तफरी हो रही थी। लोगों को हिदायत कर दी गई थी कि ट्रेलरों से ज़्यादा दूर न रहें, लेकिन बहरहाल नौजवान कहाँ बाज आने वाले थे। माहौल काफ़ी खौफनाक था। रात का खाना भी टोबो ने और मैंने साथ खाया और फिर हम बैठे बातें करते रहे। नवाब साहब वगैरह एक ट्रेलर में शतरंज की बाजी लगाकर बैठ गए थे। तब फोना हमारे पास पहुंच गई। मिस्टर सरफराज, आपसे कुछ काम है, उसने कहा, और मैं उठ गया। फोना मुझे एक ट्रेलर के अकब में ले आई। अजीब इंसान है आप भी मिस्टर सरफराज, उसने शिकायती लहजे में कहा। क्यों? भला उन लोगों के साथ बैठने की क्या तुक थी? क्यों? मैंने फिर उस अंदाज में कहा। और मैं जो इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो भी तो मेरे दोस्त हैं। मुझसे ज़्यादा है तुम्हारे लिए, फोना ने कहा। कम भी नहीं है। क्या मतलब? फोना हैरत से बोली। क्या समझती हो खुद को? हैं? फोना की हैरत का ठिकाना नहीं था। तुम मजाक कर रहे हो सरफराज? नहीं मिस फोना, लेकिन मेरे दोस्तों को जलील समझने का हक भी नहीं है आपको। वो तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ। यही है तुम्हारा मेयार? हाँ। तुम अगर ज़्यादा मेयारी हो तो मुझसे ना मिला करो, मैं तुम्हारे ऊपर लानत भेजती हूँ। मैंने कहा, मैं खुद तुम्हारे ऊपर लानत भेजता हूँ। और फोना पैर पटकती हुई चली गई। हालांकि कोई प्रोग्राम नहीं था, बस कुछ रग चढ़ गई थी जिसकी वजह से मैंने फोना को जलील कर दिया। लेकिन उसके जाने के बाद मैंने इस बारे में सोचा, ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था। कौसर को होश में रखने के लिए कुछ ना कुछ जारी रहना चाहिए था। मेरिसा, हाँ, उस बेचारी को क्यों महरूम रखा जाए। गुड।
मैंने फैसला करने वाले अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर वहां से वापस टोबो के पास जाने का इरादा कर लिया कि फिर कोई नाजिल हो गया। आने वाला करीब पहुंचा तो मैं चौंक पड़ा। कौसर बीबी, सरफराज, उसने सर्द लहजे में मुझे पुकारा। जी कौसर बीबी, मैंने बड़े प्यार से कहा। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारी फितरत को समझती जा रही हूँ। वाकई, मैंने पुरमसरत लहजे में कहा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कौसर बीबी, और तुम्हें एक मशवरा देने आई हूँ। फरमाइए फरमाइए, मैंने बड़े अदब से कहा। तुम्हारे हक में बेहतर होगा कि तुम ये पार्टी छोड़ दो। अरे फिर कहाँ जाऊं, मैंने ताज्जुब से पूछा। कहीं भी, जंगलों में, जहन्नुम में। मगर क्यों कौसर बीबी? पार्टी में तुम्हारी मौजूदगी गंदगी फैलाएगी, आपस में फूट भी पड़ सकती है, क्योंकि तुमने अब्बू पर खूब जादू चला रखा है। बिलाशुबा तुम ऊंचे शातिर हो, तुम हमारे दरमियान जरूर किसी प्रोग्राम से दाखिल हुए हो। आपके दरमियान कौसर बीबी? हाँ, हमारी कोठी में। बोलो, क्या सोचकर तुम नवाब फिरोजुद्दीन के घर में दाखिल हुए थे? मैंने कहा, कौसर बीबी, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं आपको क्यों बताऊंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम इस पार्टी को छोड़ दो। मैं आपकी ये बात क्यों मानूंगा कौसर बीबी? तुम्हें मानना पड़ेगी। हरगिज नहीं, आप नवाब साहब से बात करें। बेहतर है, मैं अब्बू से भी बात करूंगी। मेरी फितरत के बारे में आपकी क्या राय है कौसर बीबी? मुझे सचमुच मजा आ रहा था। तुम बेहद चालाक इंसान हो। मुझे मेरी चालाकियों से आगाह तो करें। कहने लगी, तुम शतरंज के माहिर हो, चालें चलना जानते हो। तुमने अब्बू को फांसने के लिए प्रोग्राम बनाया और तुम किसी तरह सीधे साधे रशीदुद्दीन को फांस कर हमारे घर में दाखिल हो गए। ये बात मेरे इल्म में है कि अब्बू शतरंज के धनी हैं। इसके अलावा तुम माहिर निशानाबाज भी थे। तुमने अपने किरदार के जरिए हम लोगों पर छाने की कोशिश की और इसमें किसी हद तक कामयाब हो गए। कहकशां रशीदुद्दीन की भोली भाली लड़की, मुझे इल्म है कि वो तुम्हें चाहने लगी थी, लेकिन तुम्हें उसके पास दोशीजगी के अलावा और क्या मिलता। चुनाचे वो तुम्हारे प्रोग्राम में तुम्हारी मामिन साबित ना हुई। गरीब नूर जहां को भी तुमने फरेब दिया, समझे? बोलो, क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप वाकई ज़हीन हैं कौसर बीबी, लेकिन मेरा मकसद क्या था? मेरा हसूल, कौसर ने जवाब दिया। ओह, आपका ख्याल दुरुस्त है कौसर बीबी। कहने लगी, चुनाचे तुम ये पार्टी छोड़ दो। ये नहीं हो सकता कौसर बीबी, पार्टी में दूसरी लड़कियां भी हैं जो मालदार हैं। तुम्हारा मकसद सिर्फ दौलत का हसूल नहीं है। फिर तुम खूबसूरत हो, कुछ खसूसियात के मालिक हो, तुम लड़कियों से खेलना चाहते हो। आपकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं है कौसर बीबी। लड़कियां तो कहकशां और नूर जहां भी थी। वो बोली, तुमने यहां भी अपनी फितरत की तस्कीन की थी, तुमने उन लोगों को भी तड़पाया था। तो फिर मुझे मेरा काम करने दे कौसर बीबी। अब आप तो समझ ही गई हैं, आपका क्या बिगड़ेगा? आपका क्या बिगड़ेगा? वो बोली, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें भोली भाली लड़कियों से नहीं खेलने दूंगी। तुम इंसान नुमा भेड़िए हो। तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम एक आला खानदान के फर्द हो। मैंने कहा, अब आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। कहने लगी, मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि फौरन ये पार्टी छोड़ दो। मुझे गौर करने की मोहलत दें कौसर बीबी। जल्द ही फैसला करोगे? कौसर ने बिफरे हुए अंदाज में कहा। जी, मैंने सहमे हुए अंदाज में कहा और कौसर पांव पटकती हुई चली गई। मेरा दिल चाह रहा था कि जोर जोर से कह के लगाऊं। मुझे उस लड़की से बहरहाल हमदर्दी थी। दिल की जलन उसे रुस्वा कर रही थी। दूसरी सुबह हस्बे मामूल थी। कौसर ने मेरी शक्ल देखी, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई कबीदगी नहीं थी। मैं उसी तरह हशाश बशाश था। हमने फिर सफ़र शुरू कर दिया और आज के सफ़र में मिस फोना मेरे साथ नहीं थी। अलबत्ता डेनिलिया और कुछ दूसरे लोग थे। टोबो भी साथ था। रास्ते की वजह से सफ़र ज़्यादा तेज़ न रहा। शाम तक कोई काबिल ज़िक्र वाक़या पेश नहीं आया और फिर क़याम की ठहरी। आज ऐलान हो गया था कि कल पूरा दिन आराम किया जाएगा और दूसरे दिन सुबह सफ़र होगा। जगह भी मुनासिब थी। ट्रेलर दूर तक फैला दिए गए और एक छोटी सी आबादी हो गई। मौसीकी शुरू हो गई। दर्द की मारियों का न जाने क्या हाल था। बहरहाल मैंने उनमें दिलचस्पी नहीं ली। टोबो फरागत पाकर नेज़े निकाल लाया था। गो शाम का वक्त है मास्टर, लेकिन इब्तदा सही। जैसी तुम्हारी राय टोबो, मैंने कहा, और हम लोग एक ट्रेलर के अकब में खुली जगह पहुंच गए। यहाँ टोबो ने मुझे नेज़ा पकड़ना सिखाया। इन कामों में मुझे खास दिलचस्पी थी। उसके थोड़ी ही देर के बाद मैं टोबो पर शानदार वार करने लगा और टोबो खुशी से उछल उछल पड़ता। सिर्फ चंद रोज मास्टर, मेरा दावा है तुम बेहतरीन नेज़ाबाज बन जाओगे। बहरहाल तुम मेरे उस्ताद हो। ऐसा शानदार शागिर्द किसी को न मिला होगा, टोबो ने कहा, और हम वापस आ गए। रात को लड़कियां बलाओं की तरह निकल पड़ती थीं। कौसर ने कोई नया गुल नहीं खिलाया था। नवाब साहब हस्बे मामूल थे। फोना उसी तरह रूठी हुई थी। कई बार नजर पड़ी थी, लेकिन नखवत से नाक चढ़ा ली थी। तब मैंने मेरिसा की तलाश शुरू कर दी और उसे तलाश कर लेना ऐसा मुश्किल काम नहीं था। वो अपने ट्रेलर से निकल रही थी कि मैंने जा लिया। मिस मेरिसा, मैंने उसे पुकारा और वो ठिठक गई। हेलो, उसने सर्द आवाज में जवाब दिया। नाराज है मिस मेरिसा? नहीं, मैंने यही महसूस किया है। मेरिसा खामोश रही। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। माफ कीजिए, शायद आप किसी जरूरी काम से जा रही थी।
मुदाखलत के लिए माजरत खा हूँ। मैं पलट कर वापस चल दिया, एक उम्मीद के साथ, और उम्मीद पूरी हो गई। मेरिसा ने जल्द ही मुझे आवाज़ दी थी। अब आप नाराज़ हो गए? वो मुस्कुराई। हरगिज़ नहीं, मुलाजमों को नाराज़गी का क्या हक है? मैं तो आप लोगों का मुलाजिम हूँ मिस मेरिसा। मेरी कौन सी बात से आपने महसूस किया? आपकी तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे ऐसा ही समझते हैं मिस मेरिसा, और आप उन दूसरों के लिए हमें जलील करते हैं। मेरिसा ने शिकायत की। हरगिज़ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मिस मेरिसा, बाज़ औक़ात मेरी जहनी रो भटक जाती है। आइए कहीं बैठकर बातें करें। जो हुक्म, मैंने बड़ी सादतमंदी से कहा, और मैं मेरिसा को साथ लेकर चल पड़ा। मैंने जानबूझकर कौसर की तरफ रुख किया था और इसके ट्रेलर के सामने से निकलते हुए ज़ोर ज़ोर से बातें भी की। फिर मैंने कौसर को झांकते हुए भी महसूस किया था, और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हम एक सुनसान जगह पहुंचकर बैठ गए। यह सफ़र इंतहाई दिलकश है सरफराज, लेकिन मैं तुम्हारी बेरुखी से बददिल हो गई थी। मेरिसा ने कहा। बेरुखी? मैं हैरत से बोला। हाँ, तुम्हें एहसास ही नहीं है। ये बात नहीं है मिस मेरिसा, दरअसल मेरी अहमकाना सोच मुझे आपसे दूर ले गई थी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ ज्यादती की है। मैंने शर्मिंदगी से कहा। लेकिन हम दूर तो नहीं हुए। ये आपकी फराख दिली है मिस मेरिसा। मैं आज भी तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ सरफराज। मेरिसा को जज्बाती होने में कितनी देर लगती, वो बिल्कुल मेरे करीब आ गई। मेरी दिली आरज़ू पूरी हो गई थी। कौसर ज़्यादा दूर नहीं थी, चुनाचे आज मैंने अपनी फितरत के खिलाफ किया। उन दिनों तबीयत कुछ ऐसी ही हो रही थी। मैंने मेरिसा को भेजकर उसका तवील बोसा लिया, और मेरिसा बेखुद हो गई। वो मुझसे लिपट गई और मुझे बुरा न लगा। मैं तो टूटा हुआ इंसान था, लूट का माल, प्लास्टिक का खिलौना, सबके लिए। तकरीबन आधे घंटे तक मेरिसा मेरे पास बैठी रही। फिर जब हम उठे तो मेरिसा बहुत खुश थी। उसने मेरा अलविदाई बोसा लेते हुए कहा, यह दुरुस्त है सरफराज, इंसान की लगन सच्ची होनी चाहिए, उसकी मुराद उसे मिल जाती है। मेरे दिल में तुम्हारी चाहत थी, सो देख लो मैंने तुम्हें हासिल कर लिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और हम मुस्कुराते हुए वापस आ गए। रात को जब सोने के लिए लेटा तो मेरे जहन में एक और ख्याल ने जन्म लिया। कौसर कहीं सचमुच नवाब साहब से मेरे बारे में शिकायत न कर दे, और उसने किसी दिन मुझे किसी के साथ दिखा भी दिया तो बुरा होगा। नवाब साहब का मान टूट गया तो फिर वाकई ये पार्टी छोड़ देनी पड़ेगी। फिर रह क्या जाएगा? फिर क्या किया जाए? और फिर मैंने सोचा कि कौसर इस स्टेज पर पहुंच गई है कि अब उसके जहन का बदलना सख्त मुश्किल है। चुनाचे अब कोई खतरा नहीं है। अगर ये लड़कियों का चक्कर ख़त्म भी कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और मैंने सोच लिया कि अब इस सिलसिला में ज़्यादा आगे बढ़ना मुनासिब नहीं है। हाँ, सिर्फ कौसर को दिखाने की हद तक ठीक है। और ये तय करने के बाद मैं सो गया। दूसरी सुबह फिर ज़ोरों शोर के साथ शिकार की तैयारियां हो रही थी। आज चूंकि पूरे दिन का क़याम था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही ज़ोरों शोर था। मैं उन लोगों के दरमियान पहुंचा तो एक शोर मच गया। कर्नल डिक्सन मुझे अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे, नवाब साहब अपनी पार्टी में। नौजवानों की एक पार्टी अलग थी। चुनाचे जॉगिन्स ने कहा कि चूंकि मैं नौजवानों में हूँ, इसलिए नौजवानों की पार्टी में शामिल रहूंगा। आखिर में फैसला मेरे ऊपर छोड़ा गया। मैं तो खादिम हूँ, जो हुक्म देंगे करूँगा, लेकिन अगर आज मुझे माफ़ कर दिया जाए तो बेहतर है। अरे क्यों, खैरियत? बहुत सी आवाज़ें उभरी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे क्या बात है सरफराज? नवाब साहब जल्दी से आगे बढ़ाए। रात को नींद नहीं आई, सर दर्द कर रहा है, बदन भारी हो रहा है। ओह, तब तुम आराम करो, कर्नल डिक्सन बोले। मैं दवा दे देता हूँ, डॉक्टर ने कहा। मैंने खामोशी मुनासिब समझी। बहरहाल यूं मैं जाने के लिए बच गया। मेरे अलावा सिर्फ 2 स्याह फार्म कैंप में रहे। चुनाचे मैंने टोबो को रोक लिया और पार्टियां रवाना हो गईं। क्या बात है मास्टर, कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक टोबो, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर शिकार पर क्यों नहीं गए? आज इन लोगों को शिकार करने दो, हम आज दिन भर मश्क करेंगे। ओह वंडरफुल चीफ, ये बात है तो ठीक है। तो यूं कहो कि तुमने उन लोगों को सिर्फ टाल दिया है। खूब, बहुत खूब, आज हम मश्क करेंगे। और फिर दर हकीकत पूरा दिन हम नेज़ाबाजी, कुल्हाड़ी, खंजर वगैरह की मश्क करते रहे। टोबो का दूसरा साथी वंडा भी बड़ी दिलचस्पी ले रहा था। मेरी कोशिशों पर टोबो के मुंह से खुशी की आवाज़ें निकल जाती थीं। शाम को 5 बजे पार्टियों की वापसी शुरू हो गई। शिकार की कैफियत बड़ी शर्मनाक थी। वो सब मिलकर भी इतना शिकार नहीं कर सके थे जितना हम और टोबो कर लाए थे। बहरहाल सारी पार्टियां वापस आ गईं। मेरे साथ झपटती हुई मेरे पास आई थी। अब कैसी तबीयत है मिस्टर सरफराज? ठीक हूँ, मैंने सर्द मोहरी से जवाब दिया, लेकिन मेरिसा इन बातों का ज़्यादा नोटिस नहीं लेती थी। चुनाचे जल्दी से बोली, हाय, तुम्हारे बगैर मज़ा नहीं आया, सब तुम्हारे बारे में बातें करते रहे। कोई शिकार नहीं हुआ? मारते थे हिरन को और गोली लगती थी रबड़ के दरख्त में। किस किस ने शिकार किया? मैंने पूछा, और मेरिसा जाने कहाँ कहाँ की बकवास करने लगी। फिर उसने चारों तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, आज सब थक कर चूर हो गए हैं। मैंने चौंक कर उसे देखा। खूब गहरी नींद सोएंगे? मतलब मैं रात को आऊँगी। ओह, आज हम आज़ादी से मिलेंगे डार्लिंग। मेरिसा के लहजे में जज्बात झलक रहे थे। फिर उसी हिमाकत पर उतरा ही मिस मेरिसा। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, क्या कहूँ? क्यों?
मेरिसा मेरे लहजे पर बौखला गई। मैं तुम्हें बता चुका हूँ मेरिसा, मुझे हदूद पसंद है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मेरिसा भी झंझला गई। तब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम जहन्नुम में जाओ, बड़े पारसा बनते हो, क्या समझते हो खुद को? तुमने मेरी तौहीन की है, मैंने तुम्हें एजाज बख्शा था। तुम मैंने दिल पर जबर करके तुमसे ये बात कही थी, इस ख्याल के तहत कि शायद तुम ये बात कहने की जुर्रत न कर सको। मैं ये बात कहने की जुर्रत रखता हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करा दूंगी, मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगी। 2 टके के मुलाजिम, तुम्हारी हैसियत ही क्या है? कमीने, नीच, जलील। मेरिसा आपे से बाहर हो गई थी। मैं पुरसुकून निगाहों से उसे देखता रहा, फिर बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ा और फिर मेरे जन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ दूर तक गूंजी। मेरिसा ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ, समझी? उनके अलावा कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता जो मेरे आका हैं। मेरा ख्याल है ये थप्पड़ तुम्हारे सारे जज्बात का भूत उतार देगा। और फिर मैं उस जगह से हट आया। मेरे जहन पर कोई ख़ास असर नहीं था। मेरिसा अगर कुछ गड़बड़ भी करती है तो देखा जाएगा। चुनाचे मैं पुरसुकून था। रात हो गई। मैंने हस्बे मामूल टोबो वगैरह के साथ खाना खाया, लेकिन रात गए तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। मेरिसा ने शायद खामोशी इख्तियार कर ली थी। मैंने रात फिर एक ट्रेलर में गुजारी और दूसरी सुबह से सफ़र शुरू हो गया। आज मेरे ट्रेलर में ना बाबरा फोना थी ना मेरिसा। हाँ, डलीला साहिबा बतौर ख़ास मौजूद थी, लेकिन फ़िलहाल किसी फजूल हरकत की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उस लड़की की तरफ तवज्जो नहीं दी और सफ़र जारी रहा। टोबो मेरे साथ था, मुझे जंगलों की कहानियाँ सुना रहा था और सब लोग इन कहानियों में दिलचस्पी ले रहे थे। डलीला ने कई बार मेरे कंधों पर हाथ रखा था। मुझे हैरत थी, यहाँ बहुत से नौजवान थे, उनमें चंद बहुत स्मार्ट और खासे खूबसूरत थे, लेकिन खाकसार पर आम तौर पर करम फरमाई हो जाती थी। दोपहर ढल गई, सपहर शुरू हो रही थी कि बादल छा गए और फ़ज़ा में ठंडक रच गई। लेकिन थोड़ी दूर के सफ़र के बाद मौसम का रंग बदलने लगा। आसमान ने मटियाली रंगत इख्तियार कर ली और आंधी के आसार नुमायां हो गए। सबसे आगे वाली गाड़ी में मैकॉर्ड और हैगले थे। उन लोगों ने शायद कैफियत महसूस कर ली थी। चुनाचे रेड फ्लैग निकाल लिया गया और गाड़ियां रुक गईं। तमाम लोग नीचे उतराए थे। क्या बात है प्रोफेसर? नवाब साहब ने पूछा। आंधी, यकीनन आंधी है, प्रोफेसर हैगले ने जवाब दिया। फिर क्या किया जाए? ये अच्छा है कि हम दरख्तों के इलाके से दूर हैं, फौरी तौर पर बंदोबस्त कर लिया जाए। सफ़र मुलतवी? जाहिर है, इस तूफान से जान बचाई जाए। सफ़र की क्या बात है? क्या मशवरा है डॉक्टर मैकॉर्ड? बिल्कुल ठीक है, सारी गाड़ियाँ एक दूसरे से जोड़ दी जाएं, दरमियान में जगह ही ना छोड़ी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ट्रेलर में आ जाएं। डॉक्टर मैकॉर्ड ने पार्टी सरबराह होने की हैसियत से कहा और सारे लोगों ने उसकी हिदायत पर अमल किया। अब तूफान की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, एक खौफनाक गिड़गिड़ाहट जो आसमान से ही आ रही थी। आसमान तारीख से तारीख तर होता जा रहा था। क्या सनसनी खेज मंजर था, और मेरे दिल में सरूर की लहरें उठ रही थी। सहराए आज़म की दास्तानें मेरे सामने थी। अब ये तूफान खज़ो खशाक की तरह एक एक चीज़ उड़ा ले जाएगा। हम सब की लाशें चील कौवों की तरह फ़ज़ा में उड़ रही होंगी। वो फिर हम लोग भी किताबों में चश्मा हो जाएंगे, लोग हमारे बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन ये गिड़गिड़ाहट, सरफराज, अकब से फ़ैरोज़ुद्दीन की आवाज़ सुनाई दी और मैं पलट पड़ा। कौसर भी नवाब साहब के साथ मौजूद थी और खामोश खड़ी थी। क्या महसूस कर रहे हो सरफराज? क्या सोच रहे हो? जो सोच रहा हूँ आपको पसंद नहीं आएगा, मैंने जवाब दिया। क्या सोच रहे हो, बताओ तो सही। हवा की गिड़गिड़ाहट कैसी है नवाब साहब? बेपनाह ताकतवर हवाएं पहाड़ों से टकरा रही हैं और आवाज़ की गूंज फ़ज़ा में गिड़गिड़ाहट पैदा कर रही है। क्या ये तूफ़ान हसीन नहीं है? बहुत खूब साहबजादे, इसे यहाँ तक पहुँचने दो, फिर उसका हुस्न देखना। मेरी दिली आरज़ू है नवाब साहब, तूफ़ान यहाँ पहुँच जाएगा, गाड़ियाँ तिंकों की तरह फ़ज़ा में उड़ें, फिर ज़मीन से टकराएं और टुकड़े टुकड़े हो जाएं, और फिर हमारी लाशें हवाओं के दोष पर उड़ती हुई दरख्तों में जा उलझें। खुदा की पनाह, नवाब साहब आहिस्ता से बुड़बुड़ाए। आपका क्या ख्याल है कौसर बीवी? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। कौसर ने कोई जवाब न दिया। स्याह तूफ़ान बिलाखिर हम तक पहुँच गया। हवाओं का शोर था कि क़यामत सुग़रा। बड़ी भयानक आवाज़ें थीं। न जाने क्या कुछ वो अपने जलों में समेटे हुए थी, न जाने क्या क्या ट्रेलरों और गाड़ियों से टकरा रहा था। ट्रेलर लर्ज रहे थे, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे ट्रेलर सचमुच ज़मीन छोड़ देंगे। कौसर नवाब साहब से लिपट गई थी। कहीं कहीं लड़कियों की चीखें सुनाई दे जाती थी। बड़ी भयानक कैफियत थी। सब साकित खड़े थे, लेकिन तूफान चंद साथ बाद ट्रेलरों के पास से गुजरा और आगे बढ़ गया। अब उसकी गिड़गिड़ाहट आगे सुनाई दे रही थी। खुदा का शुक्र है, नवाब साहब बोले। ये क्या हुआ नवाब साहब? मैंने पूछा। तूफान बहुत तेज था, लेकिन उसका हुजम ज्यादा नहीं था। क्या मतलब? भाई, एक छोटा सा गौल था जो बहुत ताकतवर था, लेकिन हुजम ज्यादा न होने की वजह से वो ज्यादा देर तक एक जगह नहीं रह सकता और तेजी से आगे बढ़ गया। बच गए, प्रोफेसर हेगले ने नारा लगाया, और फिर चारों तरफ से खुशी की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। गो तूफान की आवाज़ अब भी वैसी ही थी। पहाड़ चीख रहे थे, लेकिन खतरा टल गया था। तमाम लोग खामोश खड़े थे।
तूफान की आवाज अब भी दिलों पर हैबत तारी कर रही थी। तब दूर किसी ट्रेलर से स्याह फामों की वहशियाना नारे गूंजे और सब चौंक पड़े। ये अफ्रीकी इन तूफानों की तबाही से खूब वाकिफ थे, चुनाचे तूफान टल जाने के बाद खुश भी वही थे। किसी ने ट्रेलर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। अफ्रीकियों ने कोई जरूरी गीत शुरू कर दिया था। अब तूफान दूर चला गया था, लेकिन फिजा में हल्की सी लर्जिश बाकी थी, और इस लर्जिश में तूफान का गीत बहुत अजीब, बहुत अनोखा, बेहद पुरस्रार मालूम हो रहा था। न जाने क्यों मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि मैं इन लोगों के करीब जाऊं, करीब से उनके चेहरों का तजिया करूं। मैं तेजी से ट्रेलर का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। अरे अरे, मेरे अकब में नवाब साहब की आवाज़ लपकी और मैं उसे अनसुनी करके उस ट्रेलर की तरफ बढ़ गया जिसमें स्याह फाम मौजूद थे। बाहर हवा अब भी वैसी ही थी कि कदम उखाड़ दे, लेकिन मैं मजबूती से कदम जमाता हुआ आगे बढ़ता रहा और उस ट्रेलर के पास पहुंच गया जिससे आवाज़ें आ रही थीं। टोबो, मैंने खिड़की से मुंह लगाकर आवाज़ दी। हाँ हाँ, मौसम का पहला ज्याला। देखा करोड़ा, ये मेरा चीफ है। आओ आओ मास्टर, मुझे यकीन था तुम्हारे अलावा और कौन इन हवाओं में बाहर निकल सकता है। टोबो ने दरवाज़ा खोलकर हाथ आगे बढ़ा दिया और मैं उसका हाथ का सहारा लेकर अंदर पहुंच गया। अंदर टोबो, उसके 3 साथी और चंद दूसरे लोग मौजूद थे। बाहर क्या कैफियत है? अहमद अल बादी ने पूछा। हवा बहुत तेज़ है, कदम उखाड़ देने वाली। तो ऐसी हालत में बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? कोई हर्ज भी नहीं था, मैंने लापरवाही से कहा। दूसरे लोगों की क्या कैफियत है? सब खुशो खुरम है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और अहमद अल बादी अजीब सी निगाहों से मुझे घूरने लगा। तब मैंने टोबो से कहा, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया टोबो? ओह हाँ, हम खुशी का गीत गा रहे थे, तुम्हारी आवाज़ ही मुझे खींच लाई थी। सच? टोबो ने खुश होकर कहा। यकीन करो, तुम अफ्रीका में क्यों नहीं पैदा हुए चीफ? यकीन करो, तुम्हारे अंदर अफ्रीकियों की सी खसूसियात है। बस गलती हो गई टोबो, पैदा होने से पहले मैंने अफ्रीका के बारे में बहुत सोचा था, मैंने हंसते हुए कहा, और दूसरे लोग भी हंसने लगे। हवाओं की सनसनाहट अब भी उसी तरह थी। बाहर कान फाड़ देने वाला शोर था। तब मैंने टोबो से कहा, क्या खुशी का गीत खत्म हो गया? नहीं मास्टर, दोबारा जारी हो जाएगा। तब आओ नीचे चलें। आओ, टोबो ने अपने साथियों की तरफ रुख करके कहा, और सब लोग नीचे उतर गए। अरे अरे, ये क्या दीवानगी है? रुक जाओ रुक जाओ, किसी हादसे का शिकार ना हो जाओ, अहमद अल बादी ने चीख कर कहा, और हम सब ने कहके लगाए। ये क्या जाने मास्टर, अफ्रीका क्या है? करोड़ा बोला। और फिर वो चारों गीत गाने लगे, बेहंगम आवाज़ें, अनोखा गीत, ना समझ में आने वाला, लेकिन उसकी दिलकशी का क्या पूछना। मेरा दिल चाहा काश मैं भी उनके साथ गा सकता। टोबा और उसके साथी गाते रहे। कभी कभी वो जोश में आकर रक्स भी करने लगते थे। आहिस्ता आहिस्ता हवाएं रुक गई, ट्रेनों की खिड़कियां खुली, फिर दरवाजे, और लोग नीचे उतरने लगे। लेकिन इससे पहले कि कोई बोलता, अचानक टोबो और उसके साथियों का गीत रुक गया। करोड़ा, टोबो आहिस्ता से बोला। उसके साथी ने जवाब दिया। कुछ सुन रहे हो? हाँ टोबो, ये तूफान का शोर नहीं है, टोबो ने कहा, और करोड़ा जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने जमीन से कान लगा दिए। दूसरे लोग हैरत से उसे देख रहे थे। अरे क्या हो गया? प्रोफेसर हेगले ने पूछा। खामोश रहो मास्टर, इसे सुनने दो, टोबो ने हाथ उठा दिया। करोड़ा उसी तरह से बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। फिर वो बहुत फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। हाथी ही हैं बेशुमार, लातादाद। टोबो ने पूछा, रुख किस तरफ है? इसी तरफ, बिल्कुल इसी तरफ, करोड़ा ने जवाब दिया। तब तो बड़ा खतरा है मास्टर, टोबो ने कहा। तुम्हें यकीन है टोबो? बिल्कुल मास्टर, जल्दी करो, वरना हम इस दूसरे तूफान से नहीं बच सकेंगे। हाथियों का ये खौफनाक सा गौल जिधर का रुख करेगा तबाही वो बर्बादी मचा देगा। लेकिन टोबो, उसके रुख का तयन कैसे किया जाए? जान बचाने की तैयारियां कर लो, रुख बाद में देख लिया जाएगा। क्या लग़वियत है, कहाँ है हाथी? दूर दूर तक निशान नहीं है, एक नौजवान ने कहा, और टोबो से घूरने लगा। जो कहा जा रहा है ठीक है, उसने गुर्रा कर कहा, मगर वाकई दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। हाथियों के गौल की आवाज़ भी तूफान से कम नहीं होती, अहमद अल बादी ने भी कहा। ये स्याह फाम अहमक होते हैं, नौजवान कोइनर बोला। मास्टर आओ, इनसे बात कर लो जो हमारी आवाज़ सुन लें, जल्दी करो वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। और हम दौड़ते हुए मैकार्ड के नज़दीक पहुंच गए। नवाब साहब और दूसरे लोग भी वहीं मौजूद थे। मिस्टर मैकार्ड, टोबो का ख्याल है कि बिखरे हुए हाथियों का गौल इस तरफ आ रहा है। अरे कहाँ? सब चौंक पड़े। शदीद तूफानों में हाथी एक जगह जमा हो जाते हैं और एक दूसरे के बदन में मुंह अड़ाकर खड़े हो जाते हैं। इस तरह वो तूफान से महफूज रहते हैं। फिर जब तूफान टल जाता है तो वो मस्त हो जाते हैं और ये गौल किसी भी तरफ चल पड़ता है। टोबो ने तफसील बताई। लेकिन मेरे भाई, वो मस्त हजरात इधर ही क्यों चल पड़े? कर्नल डिकिंसन ने कहा। कहीं ये लोग खुद भी तो मस्त नहीं हो गए? मिस्टर डोमेडी हंसते हुए बोले। मास्टर, मिस्टर जोजोतो ने कहा, ताकि इन लोगों से तावन किया जाए। मैं किसी को कुछ न कहूँगा, एक जीप लो और उसमें बैठकर तैयार हो, हमें हाथियों का इंतजार करना है। जब वो सामने नजर आएंगे तो हम आगे चल पड़ेंगे, टोबो ने गुस्सीले अंदाज में कहा। नहीं नहीं टोबो, अगर तुम्हें गलतफहमी भी हुई है तब भी हम तुम्हारी बात पर अमल करेंगे।
क्योंकि अफ्रीका को तुम हमसे बेहतर जानते हो, मेकार्ड ने कहा। और फिर उसने हिदायत दी कि ट्रेलर फौरन जोड़ लिए जाएं। कुछ लोगों को उसका ये हुक्म नागवार गुजरा था, लेकिन बहरहाल मेकार्ड पार्टी इंचार्ज था। फौरन ट्रेलर और गाड़ियां संभाल ली गईं और लोग उनमें सवार हो गए। और फिर चंद मिनट के बाद ही जमीन हिलने लगी। दूसरा तूफान आ रहा था। सारे लोगों के चेहरे फक हो गए। मुखालफत करने वाले शर्मिंदा थे। स्याह फामों ने गाड़ियों के स्टीयरिंग संभाल लिए थे। टोबो एक ट्रेलर की छत पर खड़ा चारों तरफ निगाहें दौड़ा रहा था। और फिर उसने नारा लगाया, आ गए। अजीम शान स्याह पहाड़ को सब नहीं मुतहरक देखा था। एक दीवार थी जो दौड़ी चली आ रही थी और गाड़ियां स्टार्ट होकर उस तरफ दौड़ने लगी जिधर हाथी दौड़ रहे थे। रफ्तार बहुत तेज थी। टोबो, कर्नल डिक्सन ने आवाज दी। बस मिस्टर डिक्सन, उनका रुख बदलने की कोशिश की जाए। किस तरह मास्टर? उन पर फायरिंग की जाए? हरगिज नहीं मास्टर, भूल कर भी ऐसा न किया जाए। क्यों? उनकी तादाद, अगर 2-4 मर गए तो बाकी बिफर जाएंगे और फिर हमें किसी तौर न छोड़ेंगे। टोबो ने जवाब दिया और कर्नल डिक्सन गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। अब टोबो से इख्तलाफ किसी के बस की बात नहीं थी। लड़कियां बेहद खौफजदा हो गई थी और अक्सर ने आंखें बंद कर ली थी। इसके अलावा वो और कर भी क्या सकती थी? खुद बहुत से जवानों की हालत खराब थी। वैसे एक बात मैं भी महसूस कर रहा था, हाथी तूफान टल जाने से खुश थे, मस्त थे। ऐसी शक्ल में उनका रुख किसी भी तरफ बदल सकता था, लेकिन अगर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती तो गड़बड़ हो सकती थी। बिखरे हुए खौफनाक जानवरों को रोकना नामुमकिन होता। अभी वो हमारे अकब में ही चले आ रहे थे और कम वक्तों की रफ्तार बहुत तेज थी। हमें सिर्फ खतरा यह था कि आगे कोई ऐसी जगह ना आ जाए जहां हमें रुकना पड़े और ये हमारे सरों पर पहुंच जाए। उनकी तादाद इतनी थी कि चक्कर आ रहा था, लेकिन तजर्बेकार स्याह फाम दर हकीकत जोजोतो का बेहतरीन तोहफा थे। वो इंतहाई महारत से ड्राइविंग कर रहे थे और उनकी कोशिश थी कि हाथियों से फासला बढ़ जाए। और फिर थोड़ी देर के बाद कामयाबी नजर आने लगी। हाथियों की रफ्तार सुस्त नहीं हुई थी, उनके जोशो खरोश का वही आलम था, लेकिन रफ्तार इतनी हो गई थी कि अब वो पीछे रह गए थे और फिर ये फासला बढ़ता ही रहा, यहाँ तक कि हाथी इतने पीछे रह गए कि नजर भी ना आ सके। तब टोबो ने चीख कर कहा, मिस्टर डिक्सन प्लीज। हाँ टोबो, अब हवाई फायर किए जाएं, ज्यादा से ज्यादा धमाके किए जाएं। काश हमारे पास धमाका करने वाले गोले होते। बहरहाल राइफलें निकाल ली गईं और फिर जबरदस्त फायरिंग होने लगी थी। थोड़ी देर के बाद हाथियों का गौल नमदार हुआ, लेकिन अब उनकी रफ्तार सुस्त थी। वो धमाकों से खौफजदा हो गए थे। फायरिंग और शिद्दत से होने लगी और हाथी रुक गए और फिर सामने वाले हाथियों ने सूंडें उठाई। वो खतरा का सिग्नल दे रहे थे और उसके बाद उनका रुख बदल गया। सबके चेहरे खिल उठे थे। हाथियों का रुख बदल जाना मामूली बात नहीं थी। न जाने कहाँ तक वो हमारा ताकुब करते। मुमकिन है आगे रास्ता मसदूद हो जाता और उसके बाद खौफनाक वाक़यात थे, लेकिन उनकी दिलकशी से इनकार नहीं किया जा सकता। अफ्रीका की रिवायात जाग रही थी। कदम कदम पर उस पुरस्रार सरजमीन के पुरस्रार मनाजर उभर रहे थे। बहरहाल काफ़ी आगे जाने के बाद गाड़ियां रोक दी गईं और खौफजदा लोग गहरी गहरी सांसें लेने लगे। टोबो वगैरह से सब ही शर्मिंदा थे, जिसका इजहार कर्नल डिक्सन ने सबसे पहले किया। ओ आई एम सॉरी टोबो। ओह क्या बात है कर्नल? नहीं, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। आपने तो नहीं, लेकिन कुछ दूसरे लोगों ने मुझे पागल करार देने की कोशिश की थी। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने पार्टी लीडर उम्दा चुना है। हाँ, मिस्टर मैकार्ड की सोच बेहतरीन थी। बहरहाल एक वादा किया जाता है, अब तुमसे इख्तलाफ नहीं किया जाएगा, कम अज़ कम यहाँ के मामले में, कर्नल डिक्सन ने कहा। इन अल्फाज के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अब क्या राय है? हाथियों का खतरा टल गया है, उन्होंने रुख बदल लिया है। अब वो उस वक्त तक इसी सेध में दौड़ते रहेंगे जब तक थक ना जाए या कोई और हादसा उनका रुख न बदल दे। तब ठीक है, लेकिन ये जगह, ओह न जाने हम कितनी दूर निकल आए हैं और शायद सिमत भी किसी को याद ना हो। अरे हाँ, हमने रुख का तो तयन ही नहीं किया। ओहो, कहीं रास्ता ना भटक जाए। ऐसा किया जाए। इस वक्त तो सब हवास बाख्ता हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वापसी का सफ़र करे। इसलिए आज यहाँ क़याम किया जाए और कल सुबह सुबह सिमत का तयन करके वापस चला जाए। हाँ, इस वक्त सफ़र की तो कोई तुक नहीं है। चुनाचे क़याम, यहाँ भी क़याम कर डाला गया और फिर वही मामूलात। हाथियों के खौफनाक वाक़या को जहनों से निकालने के लिए खसूसी बंदोबस्त किया गया। चुनाचे मौसीकी शुरू हो गई और फिर रात को रक्स के कुछ कोर्स तरतीब दिए गए। उसके अलावा टोबो ने कुछ अफ्रीकी रक्स पेश करने की पेशकश की थी। खासे हंगामे रहे, लोग खेल खेलने लगे। अफ्रीकियों के रक्स भी खूब थे। फिर नौजवान जोड़े रक्स करने लगे, बूढ़े भी लुत्फ अंदोज हो रहे थे। कौसर से भी रक्स की फरमाइश की गई, लेकिन उसने माजरत कर ली। अलबत्ता माजरत उसने बड़े शाइस्ता अंदाज में की थी। उसके चेहरे का तीखापन न जाने कहाँ चला गया था। मैं भी रक्स कर सकता था, लेकिन बाबरा, फोना या मेरिसा ने मेरी तरफ रुख भी नहीं किया था। दूसरी लड़कियों से भी मेरी कोई शनासाई नहीं थी और फिर मेरी ख्वाहिश भी नहीं थी।
लेकिन जब डेनेलिया मेरे पास पहुंची तो मैं चौंक पड़ा। मिस्टर सरफराज, उसने आहिस्ता से कहा। मिस डेनेलिया, मैंने गर्दन खम करके जवाब दिया। आपको रक्स से कोई दिलचस्पी नहीं है? बेहद। आप लोगों को रक्स करते मैं निहायत दिलचस्पी से देख रहा हूँ। लेकिन आप खुद रक्स नहीं करते? करता हूँ, तो फिर बैठे क्यों हैं? तन्हा इंसानों के रक्स का अभी कोई कोर्स नहीं हुआ। ओह, मेरी पार्टनरशिप पसंद आएगी? आप बर्दाश्त कर सकेंगी? क्यों? मुझे अपनी हैसियत का एहसास है। मैंने कहा, ज़बरदस्ती का एहसास है? उठिए। वाकई? उठिए भी। डेनिला ने बेतकल्लुफ़ी से मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा और मैं उठ गया। और फिर हम भी रक्स करने वाले जोड़ों में शामिल हो गए। और रक्स करते करते मैंने कौसर की शक्ल देखी। कौसर की आंखों से शोले निकल रहे थे। वो बेचैनी से पहलू बदल रही थी। लेकिन बहरहाल आज उसने बड़े ज़ब्त का सबूत दिया। वो बैठी रही। दूसरी तरफ डेनिला मेरे रक्स करने के अंदाज पर बहुत खुश थी। सरफराज, उसने आहिस्ता से कहा। यस मिस डेनिला, तुम तो हर फन में उस्ताद हो। ओह, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। शतरंज में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। निशानाबाजी में तुम बेमिसाल हो। और यूं भी तुम्हारी शख्सियत में एक अनोखापन है। आपका एहसास है मिस डेनिला, वरना ऐसी कोई बात तो नहीं है। एक बात बताएं मिस्टर सरफराज। जी? बारबेरा आपसे कुछ नाराज़ है? मुझे इल्म नहीं है। पहले तो आपके करीब रहने की कोशिश करती थी, लेकिन अब? दरअसल मैंने उससे अपनी हैसियत की बात की थी। मिस डेनिला, ख़वातीन मेरे करीब आती हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि मैं कम तर हैसियत रखता हूँ, तब वो पीछे हट जाती हैं। अगर ये बात है तो उनकी सोच बहुत घटिया है, उसने कहा। आप इन बातों की परवाह नहीं करती? हरगिज़ नहीं। तब आप अजीम हैं। मैं दिल से तुम्हारी इज्जत करती हूँ। मेरी दोस्ती कबूल करोगे? मेरे लिए इज्जत होगी। और सुनो, हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, अच्छे दोस्त। वादा करो कि तुम मुझसे इश्क करने की कोशिश नहीं करोगे। डेनिला ने कहा और मैं उछल पड़ा। वाकई मिस डेनिला, आप भी ऐसा नहीं करेंगी? हरगिज़ नहीं, वो मुस्कुराते बोली। तब फिर वादा, पक्का वादा। और हम दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाए। मगर ये बात थी तो डेनिला वाकई उम्दा लड़की थी। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी भी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।